फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में अभी तक हम एक तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसे देख चुके हैं। उसके साथ जो ह्यूमन बीइंग है, वाइल्ड एनिमल है, वो फॉरेस्ट को कैसे डैमेज पहुंचा रहे हैं उसे देख चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था इंसेक्ट वाला पार्ट, यानी कि फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, जिसमें कौन कौन से इंसेक्ट कौन कौन से ट्रीज को इफेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट। अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो लास्ट वाला पार्ट है, या आप इंडिपेंडेंटली बोलो तो एक सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री का, जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट पैथोलॉजी। तो इसे देख लेते हैं लास्ट में। जैसा एंटोमोलॉजी में पढ़ा था उसी टाइप से हम फॉरेस्ट पैथोलॉजी को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है बेसिक पार्ट। बेसिक में आपको ये बताया जाएगा कि आखिर ये फॉरेस्ट पैथोलॉजी होती क्या है। सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज आएंगे, जैसे कि आपको एंटोमोलॉजी में बताया था कुछ पॉलीफेगस इंसेक्ट थे, उसी टाइप का है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज होंगे जो लगभग बहुत कॉमन सी हैं, रेयर सी हैं और लगभग हर किसी पेड़ में हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम इन्हें स्पीसीज वाइज को भी एक बार डिस्कस करेंगे, जो अपना इसका थर्ड पिलर रहेगा। सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, और लास्ट में एक बार देख लेंगे कि आखिर इन डिजीज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इस टाइप से इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें जो बेसिक पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा है वो काफ़ी आता है। तो पहला तो ये होता है कि आखिर डिजीज होता क्या है, बीमारी होती क्या है। बीमारी का मतलब है कि अगर कोई, जैसे कि अगर इंसान को ले लो तो वो अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं है। अगर आप इसे देखो, ये आराम से चल फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख करके बता सकते हो कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है। मीन्स उसकी जो है इंडिविजुअल है, कोई भी हो, उसकी जो एबनॉर्मल स्टेज है, एबनॉर्मल स्टेज को ही डिजीज बोला जाता है। तो फॉरेस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो प्लांट की इस टाइप की जो डिजीज है, यानी कि ट्री स्पीसीज की जो डिजीजेज हैं, उनके केसेस को डील करती है, उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट पैथोलॉजी। अब यहाँ पर डिजीज कौन करेंगे? देखो, एक तो बात होती है कि हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो किसी को खा सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट वगैरह हैं या एनिमल हैं या ह्यूमन बीइंग है, ये उसे जो डिस्ट्रॉय करते थे, उसे काट देते थे, उसे जला करके बर्न करके कैसे भी करके लेके चले जाएंगे, लेकिन उस पेड़ को वहीं पे खड़े हुए उसमें किसी टाइप के रोग यानी कि इन्फेक्शियस टाइप की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बड़े चीज़ें होती हैं, जो बड़े साइज में होते हैं, वो उसे कंज्यूम कर जाते हैं, उसको डैमेज मीन्स डैमेज पहुंचाते हैं, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर इंटर करके प्लांट के सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं कर पाते हैं। सिस्टम कौन सा? जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वैसे ही इनका फूड का है, वाटर का जो कंडक्शन का है। तो ये इस टाइप के इनके प्लांट के भी हार्मोनल सिस्टम है। तो ये जो इंसेक्ट थे बड़े वाले, जिन्हें अभी तक पढ़ा था, ये उस प्लांट के अंदर जा कर के उसकी जो फिजियोलॉजी है यानी कि मेटाबॉलिज्म है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये वाला जो पैथोलॉजी वाले पार्ट है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे वर्क करने वाले हैं। और ये जनरली कौन कौन होते हैं? या तो ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया होंगे, फंजाई, कुछ जगह एल्गी भी होता है, फंजाई, और एक है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। तो ये लगभग इनका ग्रुप होता है जो यहाँ डिजीज करते हैं। इनमें एक और इंक्लूड है, वो है नेमाटोड। नेमाटोड एक छोटा सा कीड़ा होता है, जैसे केचुआ होता है, इसी टाइप का होता है, और कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर। तो उसे भी हम पैथोलॉजी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेमाटोड भी काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। तो अगर डिजीज़ के हिसाब से बोला जाए, जब हम डिजीज़ की बात करेंगे कि आखिर प्लांट में डिजीज़ किस टाइप से हो सकती है, तो जैसे नॉर्मल होती है, 2 टाइप की कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे इंसानों में करते हैं कि एक होती है इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जैसे कि आपको जुकाम है, आप दूसरे को जुकाम कर सकते हो, यानी कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अपना अभी आजकल चल रहा है कोरोना, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक से दूसरे को पहुंच जाती है, यानी कि इसमें कोई ना कोई पैरासाइट है, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या पीपीएल हो। दूसरी जो होती है वो होती है नॉन इन्फेक्शियस, मीन्स इसमें कोई पैरासाइट जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ये यूजुअली जो होगी वो होगी इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से। इंसान में देख लो तो मोटापा वगैरह है, डायबिटीज़ है, ये नॉन इन्फेक्शियस है।
और इसमें क्या देख लो प्लांट में, जैसे कि फ्रॉस्ट क्रैक है, फ्रॉस्ट पड़ गया, पाला पड़ गया, प्लांट में क्रैक आ गए। यह यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, सन बर्न। सन बर्न अपन सिल्वीकल्चर में पढ़ चुके हैं सनबर्न को, यानी कि जहाँ धूप ज़्यादा पड़ गई तो ये यंग जो प्लांट्स थे उनकी जो बार्क थी वो उसे नहीं झेल पाई और वो डैमेज हो गई। तो इस टाइप की जो डिजीज़ हैं वो होंगी नॉन इन्फेक्शियस। तो ये कैटेगरी ऐसे याद रखना है, क्योंकि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस पे जो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से टपक आते हैं। इसके बाद हम बेसिकली सबसे पहला जो अपने लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको यहाँ ये नहीं पढ़ाऊँगा कि फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी है या वायरस और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी है। ये अगर ज़रूरी होगा तो जनरल बॉटनी में पढ़ेंगे, और यहाँ पर अपने को केवल सिंपल सी चीज़ों पर डिस्कस करना है जो कि उसकी टर्मिनोलॉजी से हो। तो टर्मिनोलॉजी वाले में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रोग के प्रकार क्या है, यानी कि रोग या डिजीज़ जो है वो कितने टाइप की होती है। तो टाइप के बेस पे हम उन्हें जनरली 3 टाइप की डिवाइड करते हैं। एक होती है एंडेमिक, दूसरी होती है एपिडेमिक और तीसरी है पैंडेमिक। आजकल जो अपना कोरोना चल रहा है ये क्या है, पैंडेमिक। तो देखो एंडेमिक का मतलब होता है कोई डिजीज़ किसी छोटे रीजन में ही है, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस अपने यहाँ होता है। आपने यूपी का केस सुना होगा, यूपी बिहार में जिसे चमकी बुखार बोलते हैं, चमकी फीवर। तो ये जो चमकी फीवर है जापानी, जो लीची वगैरह में है, क्योंकि लीची उसे होस्ट प्रोवाइड करवा देती है जो वेक्टर है उसके लिए। तो ये कहाँ हो रहा है, तराई रीजन में, यानी कि यूपी के जो बेल्ट है जो हिमालय से शिवालिक से लगे हुए जो रीजन है उसमें, यूपी बिहार के में। तो ये केवल उसी रीजन में है, ये उसके बाहर नहीं है, ना तो यूपी में है, ना एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं आपको नहीं मिलेगा इसका केस। तो ये किसी पर्टिकुलर छोटे से रीजन में है, इसलिए इसे बोलते हैं एंडेमिक। आपको एंडेमिक शब्द से एक टर्म और याद आया होगा, आपने पढ़ा था एंडेमिक और एक्जोटिक स्पीसीज। तो एंडेमिक का मतलब एक ये भी होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन की स्पीसीज है, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन की स्पीसीज है। एंडेमिक और एक्जोटिक वाले केस में पढ़ा था। तो एंडेमिक का मतलब किसी छोटे रीजन में। दूसरी जो डिजीज़ का टाइप है कि जब वो क्षेत्रीयता से बढ़ जाए और वो कभी नेशनल लेवल पे पहुंच जाए या सब कॉन्टिनेंट लेवल पे पहुंच जाए, तब हम उसे बोलते हैं कि ये डिजीज़ अब पैंडेमिक हो चुकी है। तो जो अपना कोरोना था, जब कोरोना चाइना में फैल रखा था, जब केवल चाइना में वुहान में था, तब वो था एंडेमिक। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से ये अपने जो यूरोप में कुछ कंट्रियों में पहुँच गया और जो साउथ कोरिया में था, मीन्स ज़्यादा नहीं, 4-5 कंट्रियों में पहुँचा, तब उसे बोलने लगे कि हाँ ये पैंडेमिक में इंटर कर गया। और जब ये 5-6 कंट्री में हो गया तब हम उसे बोलने लगे थे कि ये एपिडेमिक हो गया। और पैंडेमिक आज के टाइम पे लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है। तो एपिडेमिक का मतलब है किसी कंट्री वाइज लेवल पे, जैसे कि पूरी इंडिया पे है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश वाला है, जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पूरे में कोई डिजीज़ फैल रखी है, तब हम इसे बोलते हैं एपिडेमिक। और पैंडेमिक का आप मतलब समझ गए कि ग्लोबल लेवल पे या पूरे कॉन्टिनेंट लेवल पे, एशिया में फैला है, अफ्रीका में पूरे में फैला है, जैसे मलेरिया वगैरह। तो डिजीज़ इस टाइप से 3 टाइप की होती है और तीनों ही टर्म आपको याद रखने हैं, कई बार आते रहते हैं ये। इनके अलावा इसी टर्मिनोलॉजी में 2 टर्म काफ़ी ज़्यादा आते हैं, एक होता है सिम्टम और दूसरा होता है साइन, और एक तीसरा टर्म है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। आप में से ज़्यादातर बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो उन्हें थोड़े ये टर्म अलग लग सकते हैं। अब आप इसे ऐसे ले लो, अगर हम कोरोना ले लें, कोरोना ही पकड़ लो, आप फंजाई को कुछ हद तक यहाँ कोरोना मान लो। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना को अगर आज एक प्लांट यानी कि आज एक ह्यूमन बीइंग के अंडर आपने डाल दिया तो इसमें कैरेक्टर हाली आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें आज गया यानी कि आज क्या हुआ, उसमें इन्फेक्शन होने के बाद उसमें उसके लक्षण आएंगे, क्योंकि जब ये कोरोना उसके अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये उसकी बॉडी के साथ अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, वहाँ रिएक्ट करेगा। जब उसकी पॉपुलेशन कम होगी तब तक बॉडी उसे झेल लेती है, जब उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तब बॉडी उससे लड़ने के लिए
अपनी मशीनरी को एक्टिव कर देती है और उसका रिजल्ट होता है आपकी बॉडी में उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो जो सिम्टम है वो मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में उस कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ को एक्सप्रेस करने लगी, इसका मतलब है वो सिम्टम दे रही है, कुछ लक्षण दिख रहे हैं। तो जिसका जो इन्फेक्शन है उससे और लक्षण के बीच के जो पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन हो गया लेकिन अभी तक उसने सिम्टम्स डेवलप नहीं कर पाए, इस बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यूजुअली ये हर जगह कॉमन से टर्म है, हर जगह यूज किया जाता है। यहाँ पर जो हम फॉरेस्ट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें जैसे हमने फंजाई को ले लिया, तो फंजाई प्लांट पे अटैक कर देगी और उसके अंदर ही अंदर ग्रोथ करती रहेगी। तो जब थोड़ी पॉपुलेशन होती है तो प्लांट कोई सिम्टम शो नहीं करता, उसे लगता है नहीं है ऐसी खाली पीली की है। आफ्टर दैट जब उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है टाइम के साथ, तो प्लांट उससे फिर लड़ना शुरू करता है, और जब लड़ना एक बार शुरू करता है तो प्लांट की पूरी मशीनरी उसी के लड़ने में लग जाती है। तो फिर प्लांट क्या करेगा, कुछ ना कुछ सिम्टम शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आपको एक तो टर्म पूछा जाता है कि आखिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन और सिम्टम के एक्सप्रेशन का। अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि सिम्टम क्या है। जैसे आपको जुकाम हो गया तो जुकाम के कैरेक्टर आएंगे, बुखार है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के जो आपकी फिजियोलॉजी या प्लांट की फिजियोलॉजी में जो दिखने वाली चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं सिम्टम। एक टर्म और आता है वो है साइन। अगर आप कहीं गए, आप वहाँ पर किसी बुक में या घूम के आए हो और आपकी किसी ने वहाँ सिस्टम में या कैमरे जो लगे हैं सीसीटीवी, किसी ने आपकी फ़ोटो खींच ली, तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि आप वहाँ पर उस प्लेस पे गए थे। तो साइन का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया जब किसी प्लांट पे अटैक करें, प्लांट ने रिएक्ट किया, वो तो प्लांट के सिम्टम है। लेकिन अगर आप उस प्लांट को ढूंढोगे वहाँ पर, अगर आपको कहीं वो चीज़ मिल गई जिसने वो इन्फेक्शन किया, यानी कि बैक्टीरिया मिल गया, उसके हाथ पैर कुछ मिल जाए, या बैक्टीरिया ने कुछ जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो केमिकल्स मिल जाए, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो साइन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर रहा है, या तो वो ऑर्गेनिज्म या इसके डेरिवेटिव, यानी कि इससे रिलीज केमिकल्स, या इसके हाथ पैर कुछ इसी के ऑर्गन कोई भी मिल जाता है, तो उसे हम साइन बोलेंगे। तो आपको यहाँ 3 टर्म याद हुए, एक है साइन, दूसरा सिम्टम, तीसरा इंक्यूबेशन पीरियड और चौथा है इन्फेक्शन। इसके बाद अगर डिजीज़ के और टाइप होते हैं, मीन्स खासकर जो डिजीज़ के सिम्टम हैं वो जनरली हम प्लांट में या एनिमल में भी 3 टाइप के डिस्क्राइब करते हैं। एक जो सिम्टम होता है इसे बोलते हैं हम नेक्रोटिक सिम्टम, दूसरा जो सिम्टम है इसे बोलते हैं आट्रोफिक, और तीसरा है हाइपरट्रोफिक। देखो यहाँ पर हाइपर का मतलब क्या है, किसी बोला क्यों हाइपर हो रहा है तुम, हाइपर मतलब कोई ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है हाइपर का मतलब हुआ एक्सेस, जो थोड़ी ग्रोथ में ज़्यादा हो जाए, खली जैसा, तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई। तो हाइपरट्रोफिक, अगर आप में जो बॉटनी के नहीं है तो उन्होंने ये 2 टर्म पढ़े होंगे, एक तो हाइपरट्रोफिया और दूसरा हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया का मतलब होता है वो साइज में बढ़ जाता है लेकिन उसका नंबर नहीं बढ़ता। ये ट्रॉफी का मतलब है, हाइपरट्रॉफी का इतना याद रखो, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाते हैं, कि इसमें हाइपरट्रॉफी का मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी एक्सेस में हो जाती है, जबकि आट्रॉफी, आ मतलब उल्टा हो जाता है, आट्रॉफी या हाइपोट्रॉफिक, इसका मतलब है उसकी ग्रोथ जो होनी थी उसके कंपेयर में थोड़ी छोटी रह गई, प्लांट जो है वो छोटा रह गया, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स हैं वो थोड़े छोटे रह गए। और तीसरा जो है वो है नेक्रोटिक। नेक्रोटिक में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पार्ट जो है जिसमें ये नेक्रोटिक डिजीज हुआ है या सिम्टम आएगा, वो पार्ट डेथ कर जाएगा, डेथ ऑफ अफेक्टेड टिश्यू। तो यूजुअली जो अपने डिजीज़ हैं, जो अपने सिम्टम हैं डिजीज़ के, वो 3 टाइप के होते हैं, या तो नेक्रोटिक सिम्टम होंगे, या अट्रोफिक सिम्टम होंगे, या हाइपरट्रोफिक सिम्टम होंगे। अब यहाँ पर जो अपना पहला सिम्टम था नेक्रोटिक, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनसे अपने क्वेश्चन निकलते हैं। पहला जो है वो है कैंकर। कैंकर को ऐसे समझ लो कैंसर, बस कैंसर में क्या है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, कैंकर उसका उल्टा है। कैंकर में क्या होता है, जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, आपको जनरल एग्जाम में आ जाता है, साइट्रस कैंकर।
ये जो साइट्रस कैंकर है, साइट्रस क्या है, नींबू का है, और कैंकर मतलब डिजीज है। ये किससे करता है, ये जेंथोमोनास साइटरी। कई बार पूछा जा चुका कि ये साइट्रस कैंकर किससे होता है, तो वो है करता है जेंथोमोनास साइटरी। स्टार लगा लो जितने लगा सको। और ये कौन करता है जेंथोमोनास साइटरी, ये देखो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जेंथोमोनास साइटरी है क्या, या कैंकर कौन करता है। तो ये जेंथोमोनास साइटरी वो एक बैक्टीरिया है। ये भी कई बार पूछा जा चुका, कई बार ऑप्शन में सीधा बैक्टीरिया से लिंक कर देते हैं इसे। अब इसमें होता क्या है, आप नींबू को देख लोगे, आपको कई बार यहाँ पर धब्बे दिख जाते हैं इस टाइप के। ये धब्बे वाला पार्ट है क्या, ये जो टिश्यू था, जैसे यहाँ का टिश्यू है लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है, जबकि यहाँ का जो टिश्यू है वो डेथ कर चुका है। यानी कि जहाँ पर ये जो अपना नेक्रोटिक सिम्टम है, जहाँ पर ये होगा वहाँ का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। तो ये कैंकर, एक तो देखो कैंकर जो है वो बेसिकली दो टाइप का है, या तो पैथोलॉजी का या फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जो कैंकर है वो मैंने बता दिया। पैथोलॉजिकल मतलब जहाँ कोई इंसेक्ट वगैरह, मतलब इंसेक्ट नहीं, इस टाइप की कोई फंजाई है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ है। फिजियोलॉजिकल कैसा है कि अगर मान के चलो फ्रॉस्ट पड़ गई, पाला पड़ गया कहीं पर, तो अंदर का जो वाटर था उसने वहाँ की सेल को फ्रीज होने से बस्ट कर दिया, तो वहाँ का जब टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो कैंकर हो जाएगा, क्योंकि कैंकर का मतलब वहाँ की सेल का डेथ कर जाना, और वाटर की फ्रीजिंग से भी वो सेल डेथ कर जाती हैं। तो वो फिजियोलॉजिकल है। अपन को मतलब जो है वो एक तो साइट्रस कैंकर्स है, और दूसरा आपको याद रखना चाहिए कि ये जो कैंकर है ये नेक्रोटिक सिम्टम का रिजल्ट है। उसी टाइप से दूसरा जो कैरेक्टर है वो है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, वही सेम है। एक तो आपने जनरली जो फिजियोलॉजिकल विल्टिंग देखी होती है, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे कि जो अपना प्लांट है वो अक्सर जैसे दोपहर की धूप लगने के बाद शाम तक आते आते मुरझा जाता है। तो ये जो विल्टिंग होती है ये टेम्पररी विल्टिंग होती है, जब आप शाम को उसे पानी दे दोगे वो वापस सही हो जाएगा। ये टेम्परेरी कैसे, क्योंकि उसकी जो वाटर एवेपोरेशन हो रहा था गर्मियों से, जो पत्तियों से पानी एवेपोरेट होकर निकल रहा था, अब क्योंकि उसकी जड़ें उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, तो इसने विल्टिंग करके अपना सरफेस एरिया घटा लिया। तो टेम्परेरी में कोई इशू नहीं होता, प्लांट जनरली जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। दिक्कत होती है कि कई बार जब ये ज़्यादा एग्जॉस्ट कर जाता है, वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता, तो परमानेंट विल्टिंग हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। इसी टाइप से एक दूसरी जो विल्टिंग होती है जो है पैथोलॉजिकल विल्टिंग। अब पैथोलॉजी में क्या होता है कि देखो नीचे की जो जड़ है वहाँ से पानी स्टेम में आ रहा है, स्टेम में किसके थ्रू आ रही है, किसके थ्रू आ रहा है, वो आ रहा है जाइलम के थ्रू। अब ये जाइलम सेल जो है, यानी कि जाइलम ऐसे समझ लो जैसे कि आपकी पानी की पाइपलाइन है प्लास्टिक इसके प्लांट के अंदर। अगर आपका कोई फंजाई है वो क्या करे कि इन पाइपलाइन के अंदर घुस करके उस पाइपलाइन को ब्लॉक कर दें। अब अगर वो पाइप को ब्लॉक कर देगा तो क्या ऊपर पानी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये विल्टिंग शो कर देगा। और क्योंकि पत्तियां मुरझा गई हैं, अगर लंबे टाइम तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उनकी पत्तियां डेथ कर जाएंगी, और पत्तियां डेथ कर देंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से अपना जो विल्टिंग हुई इसे बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल विल्टिंग। तो इसमें भी क्योंकि प्लांट की डेथ हो रही है तो अपने क्या है, ये नेक्रोटिक सिम्टम है। तीसरा इसमें आता है वो है डिके। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिके या रॉटिंग। इसे हम बॉटनी में टर्म यूज करते हैं रॉट, और वैसे यूज करते हैं डिके। अब यहाँ जो डिके टर्म है इसको बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक आपने देखा होगा जब अक्सर अपन पुराने पेड़ों को जब काट देते हैं तो उनका जो बीच का पार्ट है जो पुराने में, वो कई बार खाली सा खोखला सा हो जाता है, या जो पुराने पेड़ हैं वो बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो आखिरी अंदर से खोखले क्यों होते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर तो आपको जैसे मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि अंदर की जो वुड है वो होती है हार्डवुड। तो हार्डवुड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो लिग्निन वगैरह बहुत अच्छा डिपॉजिट है। तो होता क्या है कि इसमें सपोज कभी डैमेज हो गई बार्क वगैरह और उसके थ्रू कभी फंजाई पहुंच गई, तो फंजाई क्या है, इस पेड़ को अंदर ही अंदर खा जाएगा और वो जो लिग्निन है उसे पचा जाता है। तो इससे पेड़ की अंदर की लकड़ी है जो वो चला गया। तो अंदर क्या है, हार्ट, दिल अंदर है, तो इसे बोलते हैं हार्ट रॉट।
हार्टवुड जो है उसको कंज्यूम कर जाता है, इसे बोलते हैं हार्ट रॉट। इसी में दूसरा जो है उसे बोलते हैं हम वाइट रॉट। वाइट रॉट में क्या है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा अपने घरों में जो पुराने गेट वगैरह होते हैं, इन पे अक्सर जैसे कभी कभार पानी वगैरह पड़ गया, कुछ नहीं तो ऐसे ही धूप में रखे रखे वो बिल्कुल से चटक से जाते हैं। हमें लगता है कि लकड़ी ख़राब हो गई है, या फिर ये तो समझ में आया कि लकड़ी ख़राब हो गई, लेकिन कैसे हुई ये समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के होंगे कभी ये फाइबर रहे होंगे, तो आखिर ये फाइबर अपने आप ऐसे चटक क्यों रहा है? ये ऐसे हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रो कर गया फंजाई, और फंजाई ने फाइबर को अंदर से पूरा खा दिया। लेकिन इसने एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई एक टब है, अगर इसमें पूरे के पूरे कलर निकाल दोगे, सभी के सभी कलर डाल दोगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट। सभी निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक। अब वैसे ये यहाँ पर क्या है, ये जो सेल है उसके लगभग सभी कंपोनेंट को ब्रेक कर देता है, ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। अगर ये सभी कंपोनेंट को ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा? जो कंपोनेंट रह जाएगा लकड़ी का कलर वैसा ही दिखने लगेगा। और अगर इसके सभी कलर को निकाल दिया जाए, मतलब हर कंपोनेंट का एक कलर होता है, जैसे सेलुलोज का अलग है, लिग्निन का अलग है, टेनिन का अलग है, अगर ये सभी कंपोनेंट को कंज्यूम करके ख़त्म कर देगा तो लकड़ी कैसी रह जाएगी? बिना कलर की। और बिना कलर कौन सा है? सफ़ेद। तो इसे बोलते हैं हम वाइट रॉट। तीसरा होता है ब्राउन रॉट। ये ब्राउन रॉट आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अपने कोई फ्रूट वगैरह है तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं लास्ट में। तो इसमें खासकर जो सेल्यूलोज वाला पार्ट है उसको कंज्यूम कर जाती है कौन सी? फंजाई। इसके सभी पार्ट को नहीं करती, इसके सेल्यूलोज वाले पार्ट को करती है। तो यहाँ तो फ्रूट को दिखाया, अदरवाइज अपनी लकड़ी के साथ भी यही होता है। तो आपको याद ये रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, तो सब कुछ का मतलब वहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, तो वो वाइट है। अगर केवल सेल्यूलोज है तो वो ब्राउन है। और अगर उसने केवल हार्टवुड को खाया तो वो हार्ट रॉट। और ये सब कौन करता है? ये सब कुछ करेगा फंजाई। क्योंकि देखो बैक्टीरिया या वायरस वो चीज़ें करते हैं लिविंग थिंग पे, और फंजाई है वो सेल्यूलोज यानी कि ओल्ड थिंग पे भी, पेड़ जो कट रखे हैं उन पे भी कर देता है। आपके जैसे गेट वगैरह है, अक्सर हमारे बाथरूम के जो गेट होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ मिलती रहती है, तो ये वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगा। तो ये डेड वाली चीज़ों पे भी ग्रो कर जाती है फंजाई। इसके बाद एक और फोर्थ कैरेक्टर वो है डाई बैक। देखो यहाँ पर डाई का मतलब क्या हुआ? मरना, और बैक का मतलब क्या है? वापस। आपको पता है कि एक जो प्लांट है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, तो उसका सबसे ओल्डर पार्ट कौन सा होगा? ये वाला। और सबसे यंगर पार्ट होगा ये वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कोई इशू आ गया, तो प्लांट ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसके इस पार्ट की डेथ हो जाती है, फिर इस पार्ट की डेथ होती है, फिर इसकी होती है। धीरे धीरे करके प्लांट के बाद ग्रीन इधर रह जाएगा और ये पूरा सूख जाएगा, और फिर लास्ट में ये ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो डेथ हो रही है वो उल्टी हो रही है। ग्रोथ इधर से होती है, ग्रोथ के उल्टे में इसकी डेथ हो रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डाइंग बैक। ये जो डाई बैक है इसी टाइप का आपने एक जगह और पढ़ा था, वो पढ़ा था साल में, डाइंग बैक फिनोमेना। तो डाइंग बैक फिनोमेना तो साल में तो कॉमन ही है। अगर आपसे सीधा डाइंग बैक बोला तो वो तो एक है ही है, वो तो यंग सीडलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन डाई बैक जो है वो अक्सर हो जाता है दूसरे पेड़ों में भी जो कि यंग है उनमें। यहाँ पर अपने जो कैरेक्टर वाले पार्ट थे वो खासकर नेक्रोटिक वाले वो हो गए थे। अब अपने दो बच्चे जिसमें एक है आट्रोफिक और दूसरा हाइपरट्रोफिक, तो इन्हें और देख लेते हैं। देखो जो आट्रोफिक है यानी कि जिसमें कैरेक्टर छोटे रह गए, यानी कि वो हाइपर रह गया, उसमें क्या हो सकता है? जैसे एक है ड्वार्फिक, छोटा रह जाना, जैसे ठिकना रह जाना स्टंटेड ग्रोथ की वजह से। या बोनसाई प्लांट को एज ए पिक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर पर्पज बोनसाई नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बहुत सारे पेड़ जिसकी हाइट 25 मीटर होना चाहिए, कई बार जो ज़मीन है वो इतनी घटिया होती है कि वो 10 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ पाता है। दूसरा एक क्लोरोसिस है या इटियोलेशन बोलते हैं, जहाँ क्लोरोफिल ब्रेक होकर के पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो वो भी क्या है कि जो होना था उसके उल्टा हो गया, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। यहाँ पर किसी पार्ट की डेथ नहीं हुई है, यानी कि क्लोरोफिल भी एक्चुअली डेथ नहीं किया, बस ये जो प्रोसेस था, तो केमिकल होते हैं। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और वापस चला जाएगा, तो ये क्योंकि ग्रीन में दूसरे फॉर्म में कलर में जो कंपोनेंट थे वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए।
तो इसलिए वो फिर पीला हो जाता है। तो ये है इटियोलेशन। तो इटियोलेशन भी और यानी कि क्लोरोसिस और ड्वार्फिज्म भी इसी के हाइपोट्रॉफिक के करेक्टर हैं। अगर हाइपरट्रॉफिक की बात की जाए, जहाँ पर ग्रोथ हद से ज़्यादा हो गई है, उसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो तो ट्यूमर है। ट्यूमर फॉर्मेशन या गाल फॉर्मेशन बोलते हैं, या इसे कैंसर बोलते हैं। एक और है, इसे बोलते हैं एरिनोसिस। आपने देखा होगा कुछ जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर होती हैं पत्तियों के पास क्या होती हैं, बाल। तो ये एरिना जो है उसका मतलब होता है हेयर्स। तो एरिनोसिस का मतलब होता है कुछ लीव्स जो होती है उनमें हद से ज़्यादा हेयर्स यानी कि बाल जो है, उनके जो हेयर्स है, फाइबर्स जो है वो हद से ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं और पत्तियाँ जो है वो फेदरी हो जाती हैं, पंखनुमा हो जाती हैं। उसी टाइप का एक एरिनोसिस और होता है। ये बाल मीन्स हेयर जैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें इस टाइप की ट्यूमर जैसी फॉर्मेशन से होते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा जो अपने बरगद हैं, पीपल है, यानी कि जो फाइकस फैमिली है, फाइकस वाले प्लांट के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं उनकी लिव्स में। तो इसे भी एरिनोसिस बोलते हैं। तो एरिनोसिस और गार्लिक ये किस में हुआ, हाइपरट्रॉफिक में। अब यहाँ तक अपन ने जो सिम्टम वाला पार्ट था उसे देख लिया है, उसे कवर कर चुके हैं। अब उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा है विच इज ब्रूम या गाल इज ए। विच ब्रूम या गाल क्या है? तो देखो गाल का मतलब क्या हुआ, गाल का मतलब हुआ है कैंसर, यानी कि कैंसर। और कैंसर क्या है, यानी कि जो अभी यहाँ पर पढ़ा अपन ने ट्यूमर, ये क्या है, हाइपरट्रॉफिक का। अब इसका सीधा सीधा अपना अगर कैंसर को ले लो तो अपना ये हाइपरट्रॉफिक इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये जो विच ब्रूम है उसका थोड़ा कैरेक्टर डिफरेंट आ जाता है। ये जैसे अपना ब्रूम है, ये है, ये कई बार स्टंटेड ग्रोथ की वजह से ऐसा बनता है एक्चुअली। लेकिन अब क्योंकि ये तमिलनाडु वालों ने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को कर रखा है, तो उसके पास अपने पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअल में विच ब्रूम है वो हाइपो का कैरेक्टर है। हाइपो इसमें होता क्या है कि जैसे ये प्लांट है, ये ब्रूम जैसा क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट की ये नोड थी, इसकी ये नोड थी, इसकी ये नोड थी, और यहाँ पर जो ब्रांचेज निकल रही थी वो यूजुअल निकलेंगी, लेकिन ये इंटरनोडल जो लेंथ है वो उतनी नहीं बढ़ पाती, कम रह जाती है। तो इसकी नोड पास पास में आ जाती है, जैसे इसकी नोड यहाँ पर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सभी यहीं पे पास पास से निकलती दिखती है, इसलिए यहाँ पर एक झाड़ू जैसी नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। तो विच इज ब्रूम एक्चुअली हाइपो का है, लेकिन अब भाई उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो केस थोड़ी ठोक देंगे इस पर। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि यहाँ पर गाल का तो अपना हाइपर है और विच इज ब्रूम हाइपो है। बस एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या इनके साथ केसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो फॉरेस्ट्री में पेपर बना रहे हैं, जैसा मैंने कई बार बोला है कि जो आपके पेपर बनाते हैं वो यूजुअली किसी एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर होता है। फॉरेस्ट्री बहुत बड़ा है, अगर फॉरेस्ट पैथोलॉजी का प्रोफेसर है तो वो पैथोलॉजी के क्वेश्चन तो अच्छी से बना देगा, लेकिन अदर चीज़ों का ही नॉलेज नहीं होगी। तो ये वजह होती है कि अदर फील्ड में भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर अपन क्या कर चुके हैं, पहला वाला जो पार्ट था जिसमें हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट के पैथोलॉजी में आखिर साइन क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, डिजीज़ क्या है, और जो सिम्टम है उनके टाइप क्या है, ये वाला पार्ट देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज़ पढ़ लेंगे जो खासकर हमारे नर्सरी के साथ होते हैं अक्सर, और इसके बाद फिर हम स्पीसीज वाइज देखेंगे। तो अगर डिजीज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले तो अपन फिजियोलॉजिकल डिजीज़ ले लेते हैं जो किसी पैरासाइट की वजह से नहीं होती, यानी कि ये कौन है, नॉन पैथोजेनिक, यानी कि नॉन पैरासाइटिक या नॉन पैथोजेनिक। अब इनमें कौन सी है, जैसे एक तो सन स्कॉर्च या सन स्काल्ड, इसे अपन देख ही चुके हैं कि जब जो धूप है, धूप ने अगर दे दिए तो यंग जो सीडलिंग है वो अक्सर जो हाई लाइट है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी स्किन है वो बर्न हो जाती है। और ऐसा कहाँ होगा, अक्सर हमारे जो इवन एजेड फॉरेस्ट है उन्हीं में होता है, यानी कि क्लियर फिलिंग सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पुरानी वेजिटेशन नहीं होती जो उसे शेड प्रोवाइड करवा सके, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके। दूसरा इशू जो होता है हमारा वो है विल्टिंग का। विल्टिंग जैसे अपन बता ही चुके हैं, एक तो पैथोलॉजिकल विल्टिंग होगी और दूसरी जो अपना फिजियोलॉजिकल। तो जो फिजियोलॉजिकल विल्टिंग है
जैसे कि वाटर की कमी की वजह से हो रही, मतलब विल्टिंग मीन्स क्या है, लैक ऑफ मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर के लॉस होने की वजह से हो रहा है। तो परमानेंट या टेम्परेरी जो भी हो विल्टिंग, तो ये इस टाइप की कंडीशन में आ जाती है जो फिजियोलॉजिकल है। जैसे यहाँ पर देखा कि कंडीशन क्या है, या तो यहाँ पर विल्टिंग के साथ ये बताया गया है कि कैसे हो सकता है, या तो सूखे के टाइम पे हो जाता है या एक वाटर लॉगिंग की कंडीशन में होता है। देखो क्या है कि जो प्लांट है उसको चाहिए दो चीज़ है, एक मिनरल्स और दूसरा वाटर। अब ये मिनरल्स और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ज़मीन के नीचे से। तो एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट कौन सा है, वो है अपनी रूट्स। और जो रूट्स हैं उन्हें खुद को सरवाइव करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और वो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उसमें भी स्पेस होता है, और उस स्पेस में होती है एयर, जहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेती है। अब अगर पानी किसी जगह पर पानी भर जाए, लंबे टाइम तक पानी भरा रहे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो ज़मीन की ऑक्सीजन है, जो ज़मीन की गैसेस हैं, वो बाहर आ जाएंगी। तो जो रूट्स हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा पानी देने के बाद भी प्लांट वाटर लॉगिंग के होने के बाद भी विल्टिंग के सिम्टम्स शो कर देते हैं। तो या तो पानी की अधिकता हो जाए या पानी की कमी हो जाए, दोनों ही केस में विल्टिंग आ जाती है। विल्टिंग के बाद अब अपना दूसरा अगला जो डिजीज़ है वो है डंपिंग ऑफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, आपके पास जितना भी स्टार लगा सकते हो इस पर लगा लीजिए। डंपिंग ऑफ का पहले सेंस समझिए। होता क्या है कि अपना ये जो प्लांट है ये ग्रोथ करता है, लेकिन क्या है कि कुछ फंजाई है। ये फंजाई क्या करती है, इसके रूट पर अटैक नहीं करेंगे, ये इसकी ये वाला जो पार्ट है इस पर अटैक करेंगी और इसको प्लांट को डंप कर देंगी नीचे। यानी कि प्लांट को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, मार दिया उसे, और पीछे वापस ज़मीन पर डंप कर दिया। तो इस टाइप के जो सिम्टम है इसे बोलते हैं डंपिंग ऑफ। ये कॉमन सिम्टम है। ज़्यादातर अगर फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये कॉनिफर्स जो सीडलिंग है उसमें ये डंपिंग ऑफ बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके पीछे रीज़न है, कॉनिफर्स में बताया था कि वहाँ पर जो रेजिड्यू है, वो उनकी जो सॉइल सरफेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिड्यू पड़ा रहता है, क्योंकि लीफ लिटर है वो नीचे गिरता रहता है, झड़ता रहता है, तो एक एक 1.5 फीट की एक लेयर बना लेता है। अब क्योंकि ये जो लेयर बना है इसमें आराम से फंजाई ग्रो करते रहते हैं, तो ये जो फंजाई है इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है। तो उस रीजन में, यानी कि कॉनिफर्स वाले रीजन में इनका क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि जहाँ पर भी आपने नर्सरी या वैसी कोई चीज़ अगर वहाँ पर ग्रो करी आसपास, तो ये उस मिट्टी में काफ़ी अच्छी तादाद में होंगे और ये अफेक्ट कर देंगे। हालांकि अदर में भी होता है। अब इसमें एक बात आती है कि ठीक है, डंपिंग ऑफ का एक तो ये हो गया, क्या कोई और भी टाइप हो सकता है? तो बेसिकली हम इसके दो टाइप पढ़ते हैं। एक होता है प्री इमरजेंट ब्लाइट और दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंट। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है पोस्ट इमरजेंट ब्लाइट। इमरजेंट मतलब कोई, इमरजेंट मतलब कोई उग के बाहर आ गया, इमर्ज का मतलब बढ़ के खड़ा हो जाना। तो ये क्या है कि पेड़ पहले यहाँ पर कभी हमने कोई बीज लगाया होगा, सीड लगाया होगा, ये सीड जर्मिनेट होकर के ज़मीन के बाहर आ गया। तो ये यंग सीड था जो बाहर आ चुका है, यानी कि इसके इमर्ज होने के बाद के फेज में यहाँ फंजाई ने अटैक किया, तो इसे बोलते हैं पोस्ट इमरजेंट ब्लाइट। अब पोस्ट इमरजेंट ब्लाइट में क्या होता है कि हमें पता होता है कि यहाँ पर प्लांट उग गया था, इसके बाद जब वो गिर गया तो हमें उसके सिम्टम और आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि डंपिंग ऑफ का केस है। दूसरा है प्री इमरजेंट ब्लाइट या प्री इमरजेंस ब्लाइट। इसमें क्या है कि सीड जो है वो अभी ज़मीन के अंदर ही है, यहाँ पर है, वो थोड़ा जर्मिनेट होकर के निकला था और फंजाई ने उस पर अटैक कर दिया, तो उसे अंदर ही मार डाला, ये बाहर निकल ही नहीं पाया, तो अंदर ही मर गया। हमें ये लगता है कि हमने जो सीड लिए थे वो शायद सीड घटिया क्वालिटी के थे, वो सीड ही नहीं उगे हैं, जबकि हमें ये पता ही नहीं पड़ पाता इसमें कि एक्चुअली सीड तो सही थे लेकिन वहाँ पर फंजाई थी, उसने उसे उगने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो इस टाइप के दो इशू रहते हैं, प्री इमरजेंट और पोस्ट इमरजेंट के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना वो है कि आखिर ये जो डंपिंग ऑफ है वो कौन करते हैं।
इससे 3 चीज़ें रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन अकेले इस पैथोजन वाले पार्ट से लिंक है। पहले तो अपने यहाँ यानी कि बेसिकली बोला जाए तो 4 टाइप के फंजाई हैं जो डंपिंग ऑफ करते हैं। इन चारों के रट्टा मारना है आपको। एक है पाइथियम, एक दूसरा फ्यूजेरियम, तीसरा राइजोक्टोनिया और चौथा फाइटोप्थोरा। ये चारों जो नाम है इनको रट्टा मार लो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जितने स्टार लगा सको लगा लो। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है पूरे फॉरेस्ट पैथोलॉजी के वो यही 4 हैं। ये 4 क्या है? ये चारों के चारों फंजाई है। कौन से फंजाई है? सॉइल फंजाई है, जो कहाँ रहते हैं? मिट्टी में। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ये क्या है? सॉइल फंजाई है। ये चारों क्या करते हैं? यहीं पे मिट्टी में पड़े हुए हैं। या तो पेड़ निकला नहीं, सीड के निकलने से पहले, जैसा भी आपको बताया कि जो प्री इमर्जेंट ब्लाइट है उसमें जैसा ये निकला, निकलते ही उस पर अटैक कर दिया, तो उसकी इमरजेंस से पहले ही, उसके बाहर निकलने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया। या फिर पोस्ट इमर्जेंट ब्लाइट, तो दोनों ही केस में कौन करेंगे? सॉइल के फंजाई। अगर इंडिया की बात की जाए तो अपने यहाँ जो सबसे कॉमन है वो है राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने यहाँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो डंपिंग ऑफ अपने यहाँ होती है वो इसी की वजह से होती है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, जो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि डंपिंग ऑफ कौन सा फंजाई करता है, तो इन चारों में से कोई एक का नाम मिल जाएगा, और खासकर राइजोक्टोनिया। अगर सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि चारों में से उनने 2 या 3 दे दिए, तो आपको ढूंढना है कि राइजोक्टोनिया क्या है, और अगर राइजोक्टोनिया है तो आपको वही लगाना है। दूसरा, आपसे ये पूछ लिया जाता है, कई बार उन्होंने डंपिंग ऑफ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि ये सॉइल फंजाई कौन सा है, तो आपको पता है कि ये चारों सॉइल के अंदर रहते हैं, मतलब सॉइल फंजाई है, एयर में, हवा में तो नहीं है। तो सॉइल फंजाई वाला भी क्वेश्चन आपको इन चारों से हैंडल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये जो फंजाई है ये करते क्या है? कोई डेड डिके यानी कि लिविंग और डेड दोनों ही पार्ट को कंज्यूम करते हैं। तो जो डेड यानी कि सड़े गली चीज़ों को खाना है उसे क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। तो इनको सॉइल सेप्रोफाइट भी बोलते हैं फंजाई को। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला सॉइल फंजाई का, और पहला क्वेश्चन इन 4 के नाम से आया। अब एक मुद्दा आता है कि आखिर ये ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वहाँ पर ये डंपिंग ऑफ जैसी कंडीशन बन पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को डेवलप करने में। ऐसे तो है नहीं कि फंजाई बस आपने दिमाग में सोचा और फंजाई बन गया, तो इसके पीछे कुछ कंडीशन रही होंगी। जैसे पहला होता है कि अपनी जो सॉइल है, खासकर नर्सरी, आखिर डंपिंग ऑफ नर्सरी में ही क्यों ज़्यादा होती है, ग्राउंड में क्यों कम होती है? क्योंकि नर्सरी में सबसे पहली कंडीशन होती है कि हम पानी बहुत देते हैं, मतलब सॉइल वो बहुत ज़्यादा वेट होती है। एक तो आपने नर्सरी में फर्टिलाइज़र है, खाद बीज है, ग्रीन मैन्योर है, दर दे रखा है उसकी मिट्टी में, यानी कि आपने फूड सप्लाई बहुत बढ़िया कर रखी है, ऊपर से आपने पानी बहुत अच्छा दे रखा है। तो इससे क्या हुई, वहाँ पर पानी ज़्यादा देने से बनी एनारोबिक कंडीशन, यानी एनारोबिक यानी कि जहाँ पर हवा कम है, एनारोबिक यानी कि हवा कम है ज़्यादा पानी देने से। दूसरा, वहाँ पर खाद बीज वगैरह दर है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें पहले से मिट्टी में फंजाई होगा, या नहीं भी होगा तो उसको फेवर मिल जाती है, फेवर कंडीशन मिल जाती है, तो यहाँ फंजाई की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो पहले तो ये कारण है कि वहाँ एनारोबिक कंडीशन बन जाना है रूट जोन में, जो उसकी रूट्स है। क्यों? वाटर, और खासकर तो मेन मुद्दा तो वाटर ही है। दूसरा आता है हाई टेम्परेचर। हालांकि मैंने आपको बताया कि डंपिंग ऑफ कॉनिफर्स में भी होती है, लेकिन एक्चुअली ट्रॉपिकल वालों में भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। उसके पीछे रीज़न, अगर देखो टेम्परेचर डाउन रहेगा, फंजाई के पास कोई बहुत बड़ा डिफेंसिव प्रोटेक्टिव कवर तो है नहीं, अगर फ्रीजिंग होने लगेगी तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खासकर सरफेस वाला। लेकिन जो ट्रॉपिकल कंडीशन है वहाँ पर फंजाई के लिए बहुत बढ़िया फेवरेबल कंडीशन है उसकी ग्रोथ के लिए, तो हाई टेम्परेचर में उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तीसरा आता है सॉइल का पीएच। अब अगर हमारी जैसे बोलते हैं कि अपनी जो सॉइल है वो यूजुअली एसिडिक है, फॉरेस्ट सॉइल अपनी एसिडिक होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ नीचे गिरेंगी और
पत्तियों के सड़ने गलने से क्या बनेंगे, वहाँ एसिड्स बनेंगे। तो एसिड्स बनेंगे तो सॉइल, जो फॉरेस्ट सॉइल है वो एसिडिक नेचर की होती है। लेकिन अपन अगर सॉइल के साथ कंडीशन, क्योंकि जो एसिडिक है वो तो बहुत सारी अदर चीज़ें वहाँ पर प्रमोट हो रही होंगी, तो ये फंजाई जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वहाँ की कंडीशन है वो थोड़ी एल्कलाइन हो जाती है, मतलब क्षारीय हो जाती है, तो इस फंजाई को जो कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम है वो वहाँ लगभग थोड़ा कम काम नहीं करता है या बहुत कम काम करता है। इन दैट केस वहाँ पर ये फंजाई ग्रोथ आसानी से करने लगता है। तो यहाँ पर सॉइल पीएच भी एक मुद्दा है, क्योंकि ये सॉइल पीएच फंजाई की को कैसे प्रमोट करता है, इनडायरेक्ट तरीके से, कि फंजाई को जो कंज्यूम करने वाले या उसके कॉम्पिटिटर जो थे उनको वहाँ ग्रोथ कर नहीं पाते और ये फंजाई ग्रो कर जाता है। और फिर एक लास्ट है कि लो लाइट इंटेंसिटी, ये भी है कि अब अगर आपकी जो नर्सरी है वहाँ पर अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, यानी कि लाइट कम मिल पा रही है, तो जो प्लांट्स हैं उन्हें जब लाइट कम मिलेगी तो फूड कम बना पाएंगे, कमज़ोर रहेंगे। तो ये डंपिंग ऑफ वाला जब फंजाई उन पर अटैक करेगा तो उसके अटैक करने से पहले वो अपनी ग्रोथ इतनी नहीं कर पाएंगी कि तेज़ी से वो ग्रोथ कर लें और उनकी जो आउटर जो स्टेम है, यानी कि जो बॉडी है, उसे थोड़ा कड़ा कर लें, कड़क बना लें। तो क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तब तक फंजाई अटैक कर देता है। और क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम थी, फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो ये सब वजह होती है कि डंपिंग ऑफ क्यों बनती है, यानी कि उसकी कंडीशन। अब उसके एक कंडीशन में नर्सरी में ये भी होती है कि वहाँ पर जो डेंस जो सोविंग कर देते हैं, तो डेंस सोविंग भी एक उसके चक्कर में रहता है। और अपने फर्टिलाइज़र वगैरह की बात कर चुके हैं। तो अब इसको कंट्रोल मेजर्स में यही है कि एनारोबिक जो कंडीशन है वो ना बनने दिया जाए, मतलब नर्सरी में आप पानी तो दो लेकिन थोड़ा कम दो। दूसरा, इसके साथ अपना जो हाई टेम्परेचर का है तो कहीं ना कहीं अपन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। सॉइल का पीएच जो है उसे थोड़ा एसिडिक कर देंगे और ये लाइट की इंटेंसिटी उसे बढ़ा देंगे। और इसके साथ जो इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि नर्सरी बेड में अपने में जो एक प्लांट जो डेंस प्लांटेशन थे उसको अपन फिर लंबे लंबे कर देंगे इसके कंपेयर में। तो इस टाइप से डिस्टेंस बढ़ाने से भी काफ़ी हद तक काम हो जाता है। यूजुअली अगर हम डिजीज़ के किसी भी कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो ये जो डिजीज़ एक डिजीज़ ट्रैंगल के नाम से आता है। इसमें क्या होगा, एक तरफ तो कोई पैथोजन है, मतलब वो कीड़ा है जो अटैक करेगा। दूसरा है इन्वायरमेंट, यानी कि वो कंडीशन जो इसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल करेंगे। और तीसरा है वो होस्ट प्लांट जिस पे ये कीड़ा अटैक करेगा, यानी कि ये कीड़ा इस पे जब अटैक करेगा उसके लिए जब इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो जब ये तीन कंडीशन मिलती हैं तभी कोई डिजीज़ यानी कि रोग हो पाता है। तो अपन को काम क्या करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा फायर ट्रायंगल था। अपना काम ये है कि अगर डिजीज़ रोकना है तो या तो पैथोजन को हटाओ, या उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो, या होस्ट को मॉडिफाइड करो। तो यहाँ पर जो अपन कर रहे थे वो वही है, हाई टेम्परेचर यानी कि इन्वायरमेंट है, सॉइल तो पीएच इन्वायरमेंट है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब इन्वायरमेंट है, या एनारोबिक कंडीशन। तो ये जनरली अपन जो कर रहे थे, या डेज सोविंग, तो ये क्या कर रहे थे, ये अपन इन्वायरमेंट वाले काम कर रहे थे। पैथोजन को क्योंकि ये बहुत माइन्यूट लेवल पे तो इसे तो हटाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर सल्फर वगैरह फ्यूमिगेशन, आपको सिल्वीकल्चर में पढ़ाया था फ्यूमिगेशन, तो फ्यूमिगेशन वगैरह दे करके ये जो फंजाई है सल्फर का ट्रीटमेंट दे करके इस फंजाई को डेथ कर दी जाती है। और होस्ट प्लांट के साथ एक काम कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ आजकल रेजिस्टेंट वैरायटी जो आ रही हैं रेजिस्टेंट, तो ये इस टाइप की जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है उनको यहाँ यूज कर लिया जाता है। अब डंपिंग ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं कि द किलिंग ऑफ यंग सीडलिंग, किलिंग ऑफ यंग सीडलिंग बाय सर्टेन फंजाई, इसे क्या बोलते हैं। तो देखो, एक है ऑप्शन में देख लेते हैं थिनिंग। थिनिंग का मतलब सिल्वीकल्चर में पढ़ा था, जहाँ पर अपन कुछ पेड़ों को सिलेक्टिवली थिन करके कट करके उन्हें आउट कर देते थे। कलिंग, आपको कलिंग टर्म जो है वो कल जो टर्म है वो समझाया था फॉरेस्ट मैंसुरेशन में, जो उसमें बताया था कि जो कोई लकड़ी है उसका जो अनवांटेड यानी कि जो खराब पार्ट है उसे बोलते हैं कल। तो खराब पार्ट को निकालना इसको बोलते हैं कलिंग। और दूसरा क्या करते हैं, ये कलिंग कॉमन टर्म कई जगह यूज होता है। जैसे अपनी ये नर्सरी है, अगर नर्सरी में बहुत सारे पेड़ अपने लगे हैं
तो अगर कुछ पेड़ यहाँ पर जो ख़राब है, इन्फेक्टेड है, उनको निकालने का मेथड को भी हम कलिंग बोलते हैं। कलिंग मतलब जो इन्फेक्टेड या डैमेज प्लांट है उनको हटा देना, तो ये कलिंग है। और थिनिंग मतलब समझ में आया, लेकिन अपना यहाँ पर किलिंग ऑफ यंग सीडलिंग बाय फंजाई, इसका कलिंग और थिनिंग से कोई लेना देना है नहीं। डेडवुड का कोई मतलब है नहीं। और डंपिंग ऑफ तो अपन ने पढ़ा ही है। डंपिंग ऑफ क्या करता है, यंग सीडलिंग में जो फंजाई है, राइजोक्टोनिया है, फ्यूजेरियम है, फाइटोप्थोरा है, तो ये उसके अटैक करते हैं जो अभी पढ़ा था। और ये आंसर इसका अपना जाएगा ये सी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है। पहला है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डंपिंग ऑफ डिजीज इज। इसने डंपिंग ऑफ डिजीज को कॉज करने वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा। अब आप देख लो, तमिलनाडु वालों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी बेवड़े ने बना दिया। यहाँ पर उसने फ्यूजेरियम को भी डाल दिया, राइजोक्टोनिया को भी डाल दिया और पाइथियम को डाल दिया। अब आप क्या करोगे। तो भाई मैंने जैसे आपसे बताया कि अपने यहाँ इंडिया में कॉमन है कौन, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। तो अगर आपसे ये पूछा गया है इसमें, जब आपको अपने से एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तब आपका आंसर जो रहेगा वो राइजोक्टोनिया रहेगा। यही अपना आंसर रहना चाहिए। रिमेनिंग को क्या, फिर कोर्ट केस जाओ या तो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, वो चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन अपना आंसर राइजोक्टोनिया पकड़ना है जब एक से ज़्यादा हो, और अगर एक ही मिल जाए तो फिर जो भी चार में से मिल जाए वो अपना आंसर है। यहाँ पर है फ्यूजेरियम सोलेनाई कॉज विल्ट इन। किसमें ये फ्यूजेरियम सोलेनाई है जो विल्टिंग कॉज करता है। तो फ्यूजेरियम सोलेनाई जो कर रहा है, अब इनमें देखो पाइन है, इससे लगता है तो मैं पाइन चीर पाइन कॉनिफर्स है। हाँ, इसका एक्चुअली आंसर जो है वो डलवर्जिया सिसु है। ये डंपिंग ऑफ नहीं कर रहा है, यहाँ पर विल्टिंग की बोल रहा है, यानी कि जो पैथोलॉजिकल विल्टिंग की बात कर रहा है यहाँ, पैथोलॉजिकल विल्टिंग की बात कर रहा है यहाँ। और पैथोलॉजिकल विल्टिंग ये डलवर्जिया सिसु में करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन का पर्पज़ यही था कि आपको फ्यूजेरियम सोलेनाई के बारे में समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये नर्सरी में तो डंपिंग ऑफ कर देता है, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उनको तो काट के फेंक नहीं सकता। तो बड़े पेड़ों में क्या करेगा कि उनके बड़े पेड़ों की जो स्टेम है उसके अंदर घुस जाएगा, और उनकी जो वाटर की जो ट्यूब्स हैं, जिन्हें जाइलम बोलते हैं, जिनसे वाटर कंडक्शन हो रहा है, उनमें जा कर के उन्हें ब्लॉक कर देगा। तो इस टाइप से अपने जो पेड़ हैं वो मुरझा जाते हैं। तो इस टाइप से ये यहाँ पर विल्टिंग क्रिएट करता है। तो ये सिसु में की जाती है। जब सिसु पढ़ेंगे तब ये आ जाएगा वापस। अब एक तो हो गया अपनी नर्सरी में डंपिंग ऑफ। इसके बाद एक और टर्म आता है, ये है सीडलिंग विल्ट। विल्टिंग तो वही है जो अपन पढ़ रहे थे, विल्ट या विल्टिंग एक ही बात है। और ये सीडलिंग में हो रहा है, मतलब यंग प्लांट में हो रहा है। बात वही है कि ये फंजाई है। अब होता क्या है, कई जगह मतलब ये बोलो कि उधर डंपिंग ऑफ में वही चीज़ आ गई, यहाँ पर विल्टिंग में आ गई है। ये मुद्दा क्या है। तो देखो, डंपिंग ऑफ होती है नर्सरी में, कहाँ, जब प्लांट बहुत छोटे हो। अब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है, जब तक ये वहाँ पर अटैक करेगा, प्लांट काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, तो अब ये प्लांट को कट करके तो नहीं फेंक सकता। तो इन दैट केस वो उसके अंदर घुसेगा और उसमें विल्टिंग क्रिएट करेगा। तो जो अभी पढ़ा था फ्यूजेरियम सोलेनाई है, इसके अलावा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, तो ये फ्यूजेरियम की स्पीसीज है जो विल्टिंग कॉज कर देती है। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या बताया था, डलवर्जिया सिसु। डलवर्जिया सिसु के अलावा इसमें अपने जो नीम है, अकेसिया है, जो मतलब बबूल है, अकेसिया निलोटका, और अकेसिया टॉर्टिलिस इजरायली बबूल है। तो यहाँ अकेसिया निलोटका याद रखो, अपने यहाँ जो बबूल है, नीम है, और डलवर्जिया सिसु, उसमें ये विल्टिंग कॉज कर देता है। अब इसमें अगली डिसीज आती है, वो है अपनी स्पॉट, खासकर जो सूट से रिलेटेड है। इनमें एक अक्सर जो आप नाम पढ़ोगे वो आता है अपना लीफ स्पॉट। यहाँ डिजीज़ में अपन को ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन इनकी जो सेंस है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसका सेंस अपने लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसमें है, एक है लीफ स्पॉट, दूसरा है लीफ रस्ट, और तीसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये चीज़ें काफ़ी आगे तक आएंगी आपको। तो पहला है लीफ स्पॉट। जैसे कि एक पत्ती है, पत्ती में इस टाइप के कुछ चित्ते पड़ गए, यानी कि क्या होगा, ये स्पॉट हो गए। तो ये लीफ स्पॉट है क्या, यहाँ पर फंजाई ने अटैक किया और वहाँ के जो टिश्यू है उसको ख़त्म कर दिया। पहले वो टिश्यू को कंज्यूम करेगा, तो पहले ये वहाँ का कलर साफ करेगा, बाद में वो पार्ट डेथ कर जाएगा, यानी कि कैंकर जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो लीफ स्पॉट है,
इसका रिजल्ट क्या होगा, एक लीफ का जो टोटल एरिया होगा जो फोटोसिंथेसिस करता होगा, अगर उसका इसने 25% एरिया को डैमेज कर दिया तो इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो भी 25% कम हो गया। यानी कि प्लांट जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी 25% कम हो गया। इससे क्या है, प्लांट कमज़ोर पड़ जाता है। तो लीफ स्पॉट यूजुअली जो फंजाई करती हैं, जिनमें अल्टरनेरिया की जो है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये जो अल्टरनेरिया है वो अल्बिजिया वगैरह में करता है, जैसे कि अल्बिजिया में अल्टरनेरिया अल्टरनाटा वगैरह है, ये करेंगे। जब अपन एक एक करके स्पीसीज पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, बस उसका सेंस समझो कि आखिर लीफ स्पॉट होता क्या है। दूसरा जो है वो है लीफ रस्ट। ये क्या करेगा कि फंजाई जो है इस पत्ती के अंदर इंटर करके अंदर ग्रो करेगा। बाद में जब वो अपने नई जनरेशन खड़ा करता है स्पोर्ट से, तो वहाँ पर छोटे छोटे सी ब्लास्ट करता है और बाहर पाउडर सा लेके आ जाता है, जो स्पोर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ये देखो पत्ती को एक टाइप से रस्टी हो गई है, मतलब धूल धक्कड़ वाली हो गई है, धूल सी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये ऐसा लग गया है जैसे इसमें अपने आयरन में रॉटिंग नहीं होती है, आयरन में जो जंग लग जाते हैं, उसी टाइप की यहाँ रस्टी हो गई है। तो इसे बोलते हैं लीफ रस्ट। अब इसके फिर टाइप होते हैं ब्लैक रस्ट, वाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट। उनके चक्कर में अभी अपन को नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो कि लीफ रस्ट कुछ होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल करना है तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है ओलिविया टेक्टोनी। टीक में जो लीफ रस्ट करता है वो ओलिविया टेक्टोनी। इसे यहाँ रट्टा मार लो तो टीक में अपने आप हो जाएगा। तीसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। पहले इसे शब्द समझते हैं। इसमें क्या है, रस्ट का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है, वाइट टाइप की रस्ट है। यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा निकलता है कि जो पत्ती है वो उस पर ऐसा लगता है जैसे आपने कोई पाउडर छिड़क दिया हो। तो क्योंकि ये दोनों साइड में है तो पाउडरी मिल्ड्यू, अगर उसमें केवल पत्ती के कई बार जो नीचे की साइड में होती है तब हम उसे बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। एग्रीकल्चर वाले उन्हें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है इस चीज़ में, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत है नहीं, अपन को सब समझ लो काम हो जाता है। तो यहाँ पर है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें आप अगर अपनी टिक की बात की जाए तो उसमें अनसिनुला टेक्टोनी जो होता है वो काफ़ी करता है। तो यहाँ पर जैसे आपने ओलिविया टेक्टोनी याद किया, वैसे यहाँ पर अनसिनुला टेक्टोनी करना है। कंट्रोल सल्फर वगैरह डाल दो तो फंजाई जो है वो सल्फर के से कम हो जाती है। अब पाउडरी मिल्ड्यू के बाद एक डिजीज़ और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी हार्ट रॉट। हार्ट रॉट को अभी पढ़ चुके थे सिम्टम में, जहाँ पर जो फंजाई है उसने इसके अंदर से जो रॉट पड़ा था अपन ने, 3 टाइप के रॉट था, जहाँ एक था हार्ट रॉट, दूसरा था ब्राउन रॉट और तीसरा था वाइट रॉट। तो वैसे ही यहाँ पर था कि अगर हार्ट रॉट जो है वो अंदर का पार्ट ख़त्म कर जाता है तो ये क्या है, हार्ट रॉट। अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि हार्ट रॉट कौन करता है, तो वो करेगा फंजाई। और वैसे भी रॉटिंग जो काम करता है वो फंजाई ही करता है। अब एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है घूमता फिरता कि आखिर ये फंजाई यहाँ तक पहुँचता कैसे है, मतलब अंदर तक टिश्यू तक पहुँच कैसे जाता है। तो उसके पीछे रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं किसी टाइप का मैकेनिकल डैमेज हो गया। सपोज इसकी एक ब्रांच थी, यहाँ पर आंधी आई और ये ब्रांच यहाँ से टूट गई, तो ब्रांच टूटी लेकिन यहाँ ने इसका पूरा टिश्यू ओपन कर दिया, ये यहाँ तक अब आ सकता है क्योंकि यहाँ का ओपन टिश्यू है। जो सिस्टम है, ट्यूब खुल गई है ये यहाँ की लकड़ी की, तो वो अब प्लांट की जो अंदर की ट्यूब है, जो अंदर का टिश्यू है, वहाँ तक पहुँच बना दी इसके थ्रू। तो इस टाइप से ये इन्फेक्शन में जो बाउंड है उनके थ्रू ये जो कोलोनाइजर है उसको एंट्री मिल जाती है। अब ये किसी की भी थ्रू हो सकती है, फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट फायर है, फ्रॉस्ट हो गया, विंड से डैमेज है या स्नो वगैरह का डैमेज है, तो इस टाइप से हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है कि हार्ट रॉट किस में होता है, हार्ट रॉट अकरेन। अब आपने कभी सैंडलवुड में कभी सुना नहीं होगा, नीम में कभी कभार होता है लेकिन वो अलग ही है। रोजवुड चंद जो है अपना रोजवुड का कोई इशू नहीं। तो यहाँ ऑप्शन एक्चुअल में अपने टीक है। अगर आपको याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन टीक पढ़ेंगे तो ये एक एक करके चीज़ें आ जाएंगी। हार्ट रॉट के बाद इस पे एक कभी कभी इस टाइप का आता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए हार्ट रॉट को। तो अपना वही पुराना तरीका है कि अपने पास एक तरफ होस्ट है, दूसरी तरफ पैथोजन है, तीसरी तरफ इन्वायरमेंट है, इनके साथ चेंज करो, अपना काम हो जाता है। जैसे पैथोजन है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अगर उसके पैथोजन का नंबर ज़्यादा है तो सल्फ़र डाल के कम कर दो, रिड्यूस कर दो। दूसरा मुद्दा इन्वायरमेंट के साथ है कि जो टेम्परेचर है उसको ऊंच नीच कर दो, टेम्परेचर का जो एक्सट्रीम है
उनको देख करके कर दो, मॉइस्चर को मेंटेन कर दो, न्यूट्रिएंट को मेंटेन कर दो, या माइक्रोफ्लोरा जो वगैरह है उसकी जो पैथोजनिया है यानी कि इसके जो दुश्मन होंगे जो इस फंजाई को खाते होंगे उनको यहाँ इंटर कर देंगे। तो इस हिसाब से हम जो सॉइल का एनवायरनमेंट है उसे मॉडिफाइड करने की ट्राई करेंगे। अगर होस्ट की बात करें तो होस्ट को हम ऐसा ले सकते हैं, एक तो हम मिक्सिंग कर सकते हैं क्रॉप की, दूसरा हम उसके जेनेटिक्स को यूज करके ऐसे प्लांट को लगा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर डिजीज से रेजिस्टेंस हो, तीसरा हो सकता है कि हम फास्ट ग्रोविंग ट्री को लगा दें। तो इनके साथ क्या होगा कि जब तक डिजीज उन पर अटैक करेगी तब तक वो उस एज को ग्रो कर चुके होंगे और उनकी जो बाहर की आउटर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड हो चुकी होगी। तो इस टाइप से जब अर्ली तेज़ी से वो ग्रो कर लेते हैं तो इंसेक्ट उस पर प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उसके साइज और एज के साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करें। अब यहाँ पर जैसे जस्ट एक एग्जांपल है कि यंग साल की जो यंग सीडलिंग होती है वो फ्रॉस्ट टेंडर होती है। तो फ्रॉस्ट टेंडर होती है उसमें क्रैक फिर पड़ जाते हैं, तो उसमें जो फॉर्म्स कैरोफाइली है ये आसानी से ग्रो कर जाती है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे डिजीज उसमें इंटर कर जाती है। अब यहाँ पर एक जो अपना साइन वाला जो अपना पढ़ा था उस पर भी थोड़ा यहाँ इशू है कि आखिर ये जो रॉटिंग होती है हार्ट रॉट, तो हमें कैसे पता पड़े कि आखिर यहाँ हार्ट रॉट शुरू हो गई है। हार्ट रॉट क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि हम लोग जो फॉरेस्ट्री ग्रो करते हैं उसके पीछे पर्पज ही होता है टिम्बर। आपने पेड़ लगाया और अगर वो अंदर अंदर से खोखला हो गया, जो वैल्यूएबल पार्ट है वही गायब हो गया, तो फिर किस बात की फॉरेस्ट्री कर रहे हो। तो इसलिए हमें ये रॉटिंग सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। यही वजह थी कि आपको बताया था एंटोमोलॉजी में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जो स्टडी किया गया वो था साल का हर्टवुड बोरर। क्यों? क्योंकि वो हर्टवुड को खा रहा था, वो भी साल की जो कि वैल्यूएबल स्पीसीज है। वैसे ही रॉटिंग के साथ है, तो क्योंकि अंदर का जो मेन पार्ट है जिसकी कॉमर्शियल वैल्यू वही खा रहा है, तो फिर हमें स्टडी करनी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फंजाई है, जब कभी किसी पेड़ पे ये फंजाई अटैक करता है तो ये एक्चुअली वहाँ पर 3 टाइप के सिम्टम हमें मिल जाते हैं, यानी सॉरी साइन मिल जाते हैं हमें वहाँ पर, जो हमें अगर देखना हो। पहला तो क्या है, जैसे ये प्लांट है, आपने अगर फंजाई की स्ट्रक्चर अगर आप में से कोई जानता है, तो जब फंजाई जो है जैसे उसके ये एक टिश्यू सा है, मतलब उसकी जो सेल है फिलामेंट है फंजाई का, उससे निकलता है एक स्पोरोफोर, जिससे वो अपने स्पोर प्रोड्यूस करके बाद में स्पोर को फैला देगा हवा में, जिससे नए फंजाई ग्रो कर जाएंगे। यानी कि एक टाइप से सीड का काम किया है इन्होंने, जैसे अपने एग्रीकल्चर में जो क्रॉप है वो सीड से हो जाती है, तो स्पोरोफोर उसी टाइप का काम करता है। तो क्योंकि ये जो पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फंजाई की, और ये फंजाई अगर इस प्लांट के अंदर है तो ये अंदर नहीं कर सकता, इसे स्पोरोफोर के लिए इसे प्लांट के बाहर ही आना पड़ता है। तो जब बाहर आएगा और अगर हम ध्यान से देंगे तो हमें दिख जाएगा। तो इस टाइप से हम स्पोरोफोर देख करके भी पता पा सकते हैं कि अच्छा प्लांट के अंदर ये फंजाई इंटर कर चुका है, अब हमें इस पर को ट्रीट कर देना चाहिए, यानी कि ट्रीटमेंट दे देना चाहिए या फिर इसे काट ही दो। दूसरा क्या हो सकता है, इसे बोलते हैं हम पंक नॉट। खासकर जो फॉर्म स्पिनी है जब ये अटैक करता है तो पंक नॉट का फॉर्मेशन होता है। ये पंक नॉट होता क्या है, एक स्टेम ले लो, ये नॉर्मल, ये पहले एक नॉर्मल सा स्टेम है, सबको पता होता है कि इसकी जो वुड है वो बिल्कुल एक नॉर्मल थिकनेस है। अब अगर यहाँ पर कहीं फंजाई ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये अचानक से यहाँ वाले पार्ट में स्वेलिंग सी आएगी हल्की सी, और ये वापस स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो सबको दिख जाता कि ये अचानक से इसके एक ही हिस्से में ट्री की स्वेलिंग सी क्यों हो गई, जबकि इसके इधर वाले हिस्से में या इधर के हिस्से में या इसकी उस साइड के में नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर ये गांठ जैसी क्यों बन गई, तो ये जो हल्की सी स्वेलिंग सी होती है इसको बोलते हैं हम पंक नॉट। अक्सर फॉर्म स्पिनी के अटैक के केसेस में ये बन जाती है, तो पंक नॉट हो गया। तीसरा होता है स्वेलन बोल या स्वेलन नोट्स। इसमें क्या होता है कि जब फंजाई लगेगी तो फंजाई क्या करेगी, शेप साइज जो है वो बढ़ाएगा, तो अपना जो ट्री का जो बोल वाला पार्ट है इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ये थोड़ा फूल जाता है, मतलब पंख नोट उसके छोटे से हिस्से में, और अगर यही स्वेलिंग पूरे में हो जाए तो हम उसे बोलेंगे सोलन बोल, यानी कि उसका जो बोल है वो काफ़ी फूल गया है। इसके साथ साथ एक चौथा भी साइन है, वो जैसे कि अपने जो रेजिन, बहुत सारे प्लांट में रेजिन या गम का डिपोजिशन होता है।
अब अगर वो प्लांट दर तरीके से गम और रेजिन को बाहर निकालने लगे, एक्सट्रूड करने लगे, बाहर सीक्रेट करने लगे, तो हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर ये प्लांट बाहर गम क्यों फेंक रहा है। तो इसका मतलब है प्लांट की जो गम है वो एक्चुअली एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है कि अगर कोई डिजीज़ गई तो ये गम जो है उसे उसी में लिपेट कर रख देती है, वो डिजीज़ को बढ़ने नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है। अगर एक्सट्रूड हो रही है इसका मतलब अंदर कुछ है जो इसके अंदर प्रेशर डेवलप कर रहा है, और फिर जहाँ क्रैक है वहाँ से ये गम बाहर निकल रही है, यानी कि अंदर प्लांट के अंदर किसी भी टाइप का प्रेशर डेवलप हो रहा है। और प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर फंजाई ग्रोथ कर रही है, तो ये वहाँ पर साइज बढ़ा रही है, यानी कि ये फूल रही है, टिम्बर को अंदर ही अंदर से फुला रही है, जबकि अपन को बाहर सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ रेजिन है उसका एक्सट्रूशन, एक्सेसिव फ्लो बाहर निकल रहा है। तो ये अपने होते हैं इसके साइन, मतलब जो साइन है खासकर अपनी जो रॉट है, हार्ट रॉट है, उसको देखने के। एक चौथा तरीका भी है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोब, पांचवा मान लो, ये पांचवा आ गया अपना। इसमें क्या करते हैं कि अपन एक निडल लेते हैं, निडल को लेके ऐसे पेड़ में ठोक देते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर अंदर भी वो टफ रहा तो समझ लो कि अंदर का जो अपना टिम्बर है वो सही है। लेकिन अंदर ठोकते ठोकते एकदम से कील चली गई, जैसे अपन दीवार में कील ठोक रहे हैं, पहले तो टफ जा रही थी लेकिन एकदम से फटाक से अंदर चली गई, इसका मतलब दीवार अंदर से खोखली थी। तो बस वैसे ही है कि निडल से भी पता पड़ जाता है। तो ये है जो उसको कैसे हार्ट रॉट को डिटेक्ट करते हैं उसके तरीके। अब हार्ट रॉट को थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ये देख लेते हैं कि आखिर हार्ट रॉट कैसे फैलता है या होता कैसे है। तो अगर इवन एजेड क्रॉप की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि सभी की सभी एक ही एज की क्रॉप होती है, तो खासकर जब हम उन्हें ग्रो करते हैं, जब लगाते हैं, तो उस टाइम पे जो डैमेजेस हैं, जो क्लाइमेटिक है, फ्रॉस्ट है, फायर है, इनकी जो इंजरीज हैं वो आसानी से हो जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल है, उस टाइम पे पॉसिबिलिटी रहती है कि फंजाई उनके अंदर इंटर कर जाए। दूसरा, अगर कोपाइस की बात की जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। कोपाइस सिस्टम में क्या होता है कि जब आप इसे काट देते हो, काटने के बाद ये वाला पार्ट तो आपका ओपन हो गया, तो फंजाई क्या करता है, इसके थ्रू अंदर इंटर कर जाता है। इसलिए हम क्लियर फिलिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि काटने के बाद ये जो स्टम्प है इसे खुद के निकाल देते हैं, क्योंकि वो एक टाइप से फंजाई को सॉइल के अंदर इंटर करने का रास्ता ना दे दे। अब कोपाइस सिस्टम में जब यहाँ पर नया कोपाइस उगेगा, नया पेड़ बनेगा, तो आप चाहो ना चाहो फंजाई जो यहाँ इंटर किया था वो तो इसके अंदर पहले से आ चुका है। तो आप कोपाइस भले ही सस्ता पड़ जाता, आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको उगाने में, लेकिन इससे सही लकड़ी मिल जाए इस बात की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अंदर से खोखला होगा। तो कोपाइस वालों के साथ ये बहुत बड़ा इशू है। फिर ये इंजरी वगैरह वाली चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो आप समझते हो। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, एक तो हम इसका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट देख चुके हैं, दूसरा हम जो कॉमन सी डिजीज़ हैं उन्हें देख चुके हैं, जिसमें हार्ट रॉट है, डंपिंग ऑफ है, नर्सरी से रिलेटेड विल्टिंग वगैरह है, उन्हें देख चुके हैं। अब अपना वो वाला पार्ट आता है, थर्ड वाला पिलर, जिसमें हम स्पीसीज वाइज जो डिजीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। स्पीसीज वाइज की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो हम टीक और साल को ही पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आसानी से करने के लिए हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, जहाँ अपने देवदार, फिर और स्प्रूस है उनसे लेकर चलते हैं, तो सीधे नीचे को आ जाएंगे। अगर देवदार की बात की जाए, देखो अपने यहाँ लगभग 48 के समथिंग पेड़ हैं जिनकी डिजीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। अब इतने पेड़ों की हर एक की अगर 48 में हर एक की अगर हमने 2 भी कही तो ये अपनी 98 हो गई। एक बहुत आसान काम नहीं है याद रखना। इसका फिर एक ही तरीका है कि अपन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है केवल उसी को याद रखेंगे और बकाया को नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जितना भी इम्पोर्टेंट होगा आपके नोट्स में पहले ही लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, और ये नोट्स राजस्थान के लिए ही बनाए गए हैं, बस ये है हैंड रिटन है। अब आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पर वीडियो में इन इम्पोर्टेंट में भी जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे बता दूंगा, तो आपको सबसे पहले तो उन्हें कम से कम याद रखना है। रिमेनिंग को यह है कि जो इम्पोर्टेंट है आपको केवल उन्हें रखना है। आईसीआर वाले पूरे कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान वालों को 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग का दही करना एक ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ एनर्जी लगा दोगे उससे बेटर है कहीं दूसरी जगह लगाओ। देवदार में पहला तो अपना आता है फॉर्म्स एनोसस।
फॉर्म्स जो एनोसस है वो करता है बट और रूट रॉट, ये वाले रीजन में यहाँ पर जो करता है ये फॉर्म्स एनोसस करता है। नाम याद रखना कि फॉर्म्स एनोसस। अब क्योंकि इस रीजन में ब्लू पाइन यानी कि जो चीर पाइन वगैरह है वो भी उगता है यहाँ पर, तो ये उसको भी पकड़ लेगा बगल वाले को। दूसरा इसमें जो ट्रंक है उसको जो रॉटिंग करता है वो करता है पेनिफोरा ल्यूना, पेनिफोरा ल्यूना। और तीसरा यहाँ पर जो रूट है उनको डैमेज करता है आर्मिलेरिया मेलिया। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है और तीनों को ही याद रखो। अब इनको कैसे कंट्रोल करना है, जो केमिकल है या रेगुलर थिनिंग है, इन चीज़ें चलती रहती हैं, आप देख सकते हो, पढ़ लेना टाइम पर। इनमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, अपने लिए याद रखना है। एक तो फॉर्म्स एनोसस कर लो, पेनिफोरा ल्यूना और आर्मिलेरिया मेलिया। इसके बाद क्योंकि देवदार है उसी रीजन में अपनी जो चीर पाइन, पाइनस रॉक्सबर्गी वगैरह है वो भी उग रहा है। अब इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें एक तो है निडल रस्ट और दूसरा है सोयाट्रिया फेल्ट रस्ट। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो निडल रस्ट है यानी कि जो इसकी निडल है उनमें रस्टिंग होगी, तो ये कौन करता है, ये है सीलोस्पोरियम कैम्पैनुले। इसका नाम याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और ये जो सोयाट्रिया फेल्ट रस्ट है, यहाँ पर क्या है कि सोयाट्रिया एक प्लांट है जो एक अल्टरनेटिव होस्ट का काम करता है। क्योंकि अल्टरनेटिव होस्ट का मतलब कि कोई डिजीज़ होती है वो ऐसी दो पेड़ों पर घूमती है, कुछ 6 मंथ इस पर, 6 मंथ इस पर, फिर 6 मंथ इस पर, फिर 6 मंथ इस पर। तो इस पर रहती है, जब इस पर अच्छी फ्लश होता है मतलब पत्तियाँ होती हैं, जब इस सूखने की कंडीशन में जब पत्तियाँ झड़ा देता है तब वो इस पर आ जाता है। तो सोयाट्रिया वो एक अल्टरनेटिव होस्ट है। तो जो अपना फंजाई है वो है क्रोनेरियम। ये जो क्रोनेरियम है वो ये सोयाट्रिया फेल्ट रस्ट करता है। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले तो याद ये रखना कि ये सोयाट्रिया फेल्ट रस्ट होता किस में है, तो ये होता है पाइन में, चीर पाइन में। और कौन करता है, ये है क्रोनेरियम। ठीक है, यहाँ पर भाई है कोलियोस्पोरियम कौन करता है, ये मतलब कोलियोस्पोरियम क्या करता है, निडल रस्ट करता है चीर पाइन में। अब अपना आ जाता है टीक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला तो आता है अपना बैक्टीरियल ब्लाइट। टीक और साल की तो डिजीज़ को आपको कॉमन जिन पे इम्पोर्टेंट है उन्हें याद रखना ही है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट कौन करता है, स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम। ये स्यूडोमोनास सोलेनिसेरम क्या है, ये बैक्टीरिया है। इसको याद रखो कि बैक्टीरिया करता है, ये बैक्टीरिया का नाम है, स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास प्यूटेटा वगैरह जो सड़ी गली चीज़ों पर उगता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद हो गई। और विल्ट करता है। विल्टिंग का मतलब क्या है, ये उनकी जो लीव्स वगैरह है उनकी वैन में जाकर के पत्तियों को झड़ा देता है, क्योंकि उनका पानी नहीं पहुंचने देता उन पर। इसमें एक पिंक डिजीज़ भी होती है जो करता है कॉर्टियसियम साल्मोनिकुलर। देखो ये पिंक डिजीज़ जो है ये लगभग 7-8 पेड़ों में होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो पॉपुलर है, कॉमन नहीं पॉपुलर है यूकेलिप्टस में। यूकेलिप्टस में कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि पिंक डिजीज़ किस में है, तो अगर आपको ऑप्शन में यूकेलिप्टस है तो आप आंख बंद करके यूकेलिप्टस ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए तो पिंक डिजीज़ मैंने बोला 7-8 प्लांट में आएगी, अभी लिस्ट आ जाएगी इसकी। तो यहाँ टीक जो अपना है उसमें अभी यही करता है, कौन, कॉर्टिसियम साल्मोनिकुलर। इसका नाम रट्टा मार लेना जितना मान रखो, ठीक है। इसकी जो इन्फेक्टेड ब्रांच है उनमें ब्रांचेज को इन्फेक्ट कर देता है। इसके बाद बात आती है इसकी रूट रॉट की, तो यहाँ पर करता है पॉलीपोरस जोनालिस। इसको भी स्टार लग रखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पॉलीपोरस जोनालिस रूट रॉट। तो यहाँ पर टीक में आपको एक तो बैक्टीरियल विल्ट याद रखना है, दूसरा पिंक डिजीज़ करना है, तीसरा रूट रॉट रट्टा मारना है। इसके बाद यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा है लीफ रस्ट। यहाँ पर ये जो ओलिविया टेक्टोनी है ये लीफ रस्ट करता है। अगर आपने कभी पाउडर यूज किया है तो ये ओलिव के नाम से एक ब्रांड आता है जिसका पाउडर आता है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये पाउडर जब आप लगा लोगे तो क्या है, ओलिविया टेक्टोनी। और ये जो अंसिनुला है, अंसिनुला फंजाई है, तो अंसिनुला टेक्टोनी, टेक्टोना इसके नाम में जुड़ा है दोनों के। तो अंसिनुला है, ये भी पाउडरी मिल्ड्यू कर रहा है। बस ये है कि लीफ रस्ट में थोड़ा पाउडर हल्का सा होता है, यहाँ पर तो दर होता है। एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है वाटर ब्लिस्टर।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाटर ब्लिस्टर, क्योंकि जब वो लिस्ट आती है तो हमें कन्फ्यूज हो जाता है, हो सकता है कि वाटर ब्लिस्टर कोई कर रहा हो। वाटर ब्लिस्टर का मतलब होगा पानी के फपोले से हो जाना, यानी कि वो फटते हैं तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। ये होता क्यों है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टीक में, ना कि किसी उसकी वजह से। हमें ये लगता है कि वाटर ब्लिस्टर कोई फंजाई या कुछ तो कर ही रहा होगा, तो इसके चक्कर में हम उसे पैथोलॉजिकल में पटक देते हैं, जबकि ये नॉन पैथोलॉजिकल डिजीज़ है। हम उसमें लगा देते हैं कि वाटर ब्लिस्टर होता है किसकी वजह से। यहाँ पर एक ऑप्शन है फंजाई, यहाँ पर फंजाई, दूसरा आ गया यहाँ पर बैक्टीरिया, तीसरा यहाँ आ गया वायरस, और चौथा हो गया यहाँ नन ऑफ द अबव। तो हमें लगता है कि अच्छा नन ऑफ द अबव, इससे क्या होता है, हमें लगता है कि यहाँ पर फंजाई होगा या बैक्टीरिया होगा, नन ऑफ द अबव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जो वाटर ब्लिस्टर है वो फिजियोलॉजिकल है, तो हमें नन ऑफ द अबव ही लगाना था। टीक के बाद इस पे आएंगे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर यह है कि विल्ट डिजीज़ टीक में कौन करता है। तो विल्ट को अभी अपने ने पढ़ा, स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम, ये यहीं पर रहा, देखते हैं ये रहा बैक्टीरियल विल्ट, कौन, स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम। इसके बाद टीक के बाद आएगा अपना साल। तो जैसी टीक में रूट रॉट थी वैसी साल में रूट रॉट है। बस ये याद रखना कि यहाँ पर कौन करेगा, पॉलीपोरस सोरी। यहाँ साल का क्या सूर्या रोबस्टा है, तो यहाँ पर पॉलीपोरस सोरी करेगा। दूसरा यहाँ पर जैसे हार्ट रॉट है, फॉर्म्स कैरियोफिल्ली है, ठीक है। और तीसरा डाइंग बैक, तो डाइंग बैक जो साल में वो फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकल है मेजोरिटी, जिसे अपन पढ़ते रहे हैं। इसमें रिमेनिंग चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं कि जो डिजीज़ दी गई आपको साल में वही होती हैं, बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है, बस अपने को इतने से काम हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछा था कि साल में जो हार्ट रॉट है वो किससे होता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हार्ट रॉट किससे है, फॉर्म्स कैरियोफिल्ली से है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि पेपर सेटर कौन है, इस पर कोई भरोसा नहीं होता है। इसी टाइप से फिर आपके सीसम के चलते रहेंगे ना, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं कि आपको क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। जैसे लीफ है सर्कोस्पोरा शिशु, तो ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर लिख रखा है, जैसे फ्यूजेरियम सोलेनी केस में करेगा, ये फ्यूजेरियम सोलेनी है वो बिल्ट केस में करता है शिशु में। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पहला वही बताया, बिल्ट किससे करता है, शिशु में। इसके अलावा फिर अपना खैर आएगा, खैर में भी वही चलेगा। ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, ये रूट रॉट बहुत सारी जगह करता है। गैनोडर्मा बहुत सारे, जो खासकर अपनी जो आपकी फैमिली है उन पूरी आपकी फैमिली में ये रूट रॉट कर देता है। हार्ट रॉट की वो रहे, हार्ट रॉट इसका याद नहीं रखना, इसका ये लीफ रस्ट याद रखो, और पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अलावा अपना आएगा फिर नीम के साथ भी वही चलेंगे, डंपिंग ऑफ है, गैनोडर्मा रूट रॉट चलेगा। पिंक डिजीज़ देखो यहाँ नीम में भी पिंक डिजीज़ है, सेम कॉटिशियम साल्मोनी कोलर, सेम पैथोजन, सेम पिंक डिजीज़। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट है वो अपना सैंडलवुड है, मैंने पिछले में भी पैथोलॉजी वाले में भी बताया था, सॉरी एंटोमोलॉजी वाले में बताया था, पैथोलॉजी तो चल ही रहा है। सेंटेलम एल्बम, इसमें पहली बात तो याद रखो कि पिंक डिजीज़ देखो बहुत सारे में होता है, तो लगता है कि चंदन में भी होगा, चंदन में पिंक डिजीज़ नहीं होती है, पहली बात तो ये याद रखो। इसमें होती है सैंडल में स्पाइक डिजीज, जिसे अपन बोलते हैं सैंडल स्पाइक। अब सैंडल स्पाइक कौन करता है, वो करता है पीपीएलओ, पीपीएलओ को हम बोलते हैं एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो है क्या, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लूरोनिमेनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ या एमएलओ या माइकोप्लाज्मा कुछ भी लिखा होगा। अब ये माइकोप्लाज्मा फैलता कैसे है, सबसे बड़ा जो अपना क्वेश्चन आता है उसके पीछे है कि पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जो सैंडल स्पाइक है ये होती किस में, यानी कि सीधा यहाँ स्पाइक डिजीज लिख रखी, किस में होती है, तो अपना है सैंडलवुड। दूसरा ये फैलता कैसे है, तो एक तो है कि एक प्लांट में है वो दूसरे में कैसा पहुँच जाएगा, सॉइल के थ्रू। यहाँ पर अगर फंजाई हो जाती है तो फंजाई का कोई फिलामेंट इधर टच है और वो इधर टच है, तो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अपना वो वहाँ पर जैसिड और मुनिया जो वो पढ़ा था, जीसस और मुनिया, जो दो इंसेक्ट यानी कि जो दो वेक्टर पड़े थे जो इस सैंडल स्पाइक को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो आ जाते हैं यहाँ पर। द वेक्टर ऑफ
स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड। वो कौन है? तो एक तो जैसासर, दूसरा मुनिया है। इसके बाद अपना आता है रोजवुड। रोजवुड है मतलब डेल्वर्जिया लैटिफोलिया। कई बार पूछा गया कि रोजवुड है, तो डेल्वर्जिया लैटिफोलिया को यहाँ रोजवुड भी बोला जाता है। इसमें जो मैन है वो लीफ स्पॉट है। कौन करता है? सर्कोस्पोरा। तो यहाँ पर इसको एक कॉमन सा नाम दे देते हैं, सर्कोस्पोरा लीफ रॉट या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सॉरी नॉट रॉट, इट्स स्पॉट। तो कौन करेगा? सर्कोस्पोरा डेल्वर्जी। इसके बाद फिर अपना कैजुराइना आ जाएगा। यहाँ पर जो अपने 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कैजुराइना है, पॉपुलर है, यूकेलिप्टस, जो तीनों के तीनों एक्जोटिक्स हैं और अपने यहाँ काफ़ी ग्रो करते हैं। तो क्योंकि एक्जोटिक्स यानी कि प्लांटेशन क्रॉप अपने सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दी गई है, तो उनको तो देखना ही पड़ता है। तो इसमें जैसे कि जो अपना स्टेम में विल्ट कर रहा है या हार्ट रॉट कर रहा है या रूट रॉट कर रहा है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पहले से दिख रखे हैं। यहाँ तमिलनाडु वालों ने यहाँ स्टेम, ये सर्ट, ये कोई टर्म ही नहीं होता, ये एक्चुअली विल्ट टाइप कर रहे हैं, तो टाइपिंग एरर हो गया इनसे। यहाँ पर पूछा था कि स्टेम विल्ट जो है वो कैजुराइना में किससे करते हैं? तो स्टेम विल्ट जो होता है अपना ट्राइकोस्पोरियम करता है। ये रहा ट्राइकोस्पोरियम वेसिकुलोसम। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसके पास भी आपका इम्पोर्टेंट लिख रखा है उसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे यूकेलिप्टस है, इसमें वही पिंक डिजीज, सबसे पहली जो डिजीज है वो पिंक डिजीज है यूकेलिप्टस में, और आपको इसे याद करना है कि पिंक डिजीज किस में होती है। तो आपका सीधा सा आंसर जाना चाहिए यूकेलिप्टस। बकाया की चीज़ें भी हैं जैसे कैंकर है, गमोसिस है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख लेंगे यूकेलिप्टस में एक बात और छूट गई कि कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज हैं, जैसे कि इसमें डाइंग बैक या येलोविंग होना या गमोसिस होना, ये कई बार फिजियोलॉजिकल भी होती है, ये नॉट पैथोलॉजिकल है। जैसे ये पूछा भी जा चुका है कि इसमें एक तो गामोसिस पूछा जा चुका है और दूसरा ये डाइंग बैक है। डाइंग बैक दोनों पैथोलॉजिकल भी है, एमपीपीएससी में आ चुका है। और एक डाइंग बैक कौन सा होता है? जेंथोमोनास की वजह से, मतलब ये कौन सा है? बैक्टीरियल डाइंग बैक है। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है यूकेलिप्टस में कि बैक्टीरियल डाइंग बैक किससे होता है? तो बैक्टीरियल डाइंग बैक है तो वो जेंथोमोनास यूकेलिप्टी से होता है। अब यहाँ पर एक बात और है, जैसे मैंने बोला कि पिंक डिजीज बहुत सारे प्लांट में होता है, करता कौन है? कॉटेशियम साल्मोनिकुलर। तो इसका तो नाम रट्टा मारी लोग, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, 6-7 तो पटक ही दो यहाँ पर, क्योंकि इधर पूछा जा चुका है कि पिंक डिजीज कौन करता है? कॉटेशियम साल्मोनिकुलर। अब किस किस में होगा? हमने इसे यूकेलिप्टस में पकड़ा है, इसे टीक में पकड़ा है, इसे नीम में पकड़ा है, बॉम्बैक्सीवा में पकड़ा है, और भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है किसी एक में नहीं है, 3-4 में है। इसके साथ क्योंकि यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं तो ये अकेसिया है। यहाँ पर कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बैटल आ जाते हैं, ब्लैक बैटल, ग्रीन बैटल, गोल्डन बैटल, सिल्वर बैटल। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन जो अकेसिया है, अकेसिया मैरेंसी वगैरह, अकेसिया डेकोरेंस, अकेसिया पिग्मेंथा और अकेसिया डेलवाटा, ये चारों अकेसिया ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं और उनको बैटल बोलते हैं। वो सेलेक्स भी बैटल बोला जाता है, लेकिन इनके कलर में पीछे आगे जुड़ा हुआ है, तो इनमें कोई भी सेलेक्स नहीं है, ध्यान रखो। अब हर स्पीसीज को किसको क्या बोला जाता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन्हें हर अपन को रट्टा मारना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब आपको इतना याद रखो कि ये मैरेंसी है, मरने के बाद आदमी काला पड़ जाता है, तो ये है ब्लैक बैटल। ये है डी करंट। डी करंट, करंट है तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है, करंट मतलब चलना है, चल रहा है तो वो ग्रीन सिग्नल है उसको, और मर गया तो ब्लैक, काला पड़ गया। अब यहाँ पर जो है पिंक कलर, पिग्मेंट था, तो अपने लग रहा कि ये पक गया, मतलब गोल्डन है, ठीक है। और डेल बाटा है, बाटा की चप्पल, सिल्वर है, डेल बाटा। इस टाइप से जो भी तिकड़म विधा हो उससे करके थोड़ा याद कर लेते हैं। अब यहाँ जो पिंक डिजीज है वो आपको समझ में आ गया, तो फिर इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एमपीपीएससी में एसीएफ में आया था 2011 में, इनने पूछा था कि पिंक डिजीज अकर्स इन, ठीक है। अब गलती मेरी थी कि हम लोगों ने पढ़ रखा था तो लगाया कि भाई यहाँ तो नीम भी है, यूकेलिप्टस भी है, टीक भी है, ये तो सब में मिल गया, अब क्या करें। फिर एक ही दिमाग में आया कि भाई देखो यूकेलिप्टस में सबसे कॉमन है, मतलब होती तो सब में लेकिन फेमस किस में है? यूकेलिप्टस में है। और फिर फाइनल आंसर इन्होंने इसी को, यूकेलिप्टस को ही एक्सेप्ट किया था। अब वही है, मैंने जैसा आपसे बोला कि या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो पॉपुलर है उसके साथ जाओ,
या फिर आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन है कोर्ट में केस करने जाओ, तो मैं वही बोलूँगा कि जो अपने सिंपल सी काम हो सके उसके हिसाब से चलो। अब जैसे तमिलनाडु 2012 में क्वेश्चन पूछा कि पिंक डिजीज किस में होता है। अब अपने को पता है कि एक तो वो टीक में भी होता है और यूकेलिप्टस में भी होता है, तो क्या करें? तो सीधी सी बात है कि जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है यूकेलिप्टस, उसे लगा दो, टीक को छोड़ दो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये 2012 का ही है, कि पिंक डिजीज इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पिंक डिजीज करता है? तो वो कौन सा जाएगा अपना? वो है कॉर्टेशियम साल्मोनिकोलर। इसके बाद पिंक डिजीज इन कैजुराइना, ये देखो कैजुराइना में भी होता है, तो इसके हिसाब से आंसर अपना ये भी है। या वहाँ पर जो आपके पास नोट्स में होगा, यहाँ कैजुराइना को भी इंक्लूड कर लेना। अब यहाँ पर इन्होंने कोई वापस नहीं, ये 2012 में ही इन्होंने कैजुराइना को नहीं माना था, और यही पीएससी वापस जब 2018 में अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये मान रहे हैं कि कैजुराइना में भी पिंक डिजीज होती है। तो डिपेंड ये करता है कि पेपर कौन सेट कर रहा है, किस टाइप के लोग बैठे हैं। और इसमें अक्सर ये होता है कि पैथोलॉजी के लोग कम होते हैं, दूसरे लोग किसी को एक दो को बुला लिया पेपर सेटिंग के लिए। जो मेंसुरेशन का प्रोफेसर है उसे दूसरे पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी की नॉलेज कम होती है, तो ये गड़बड़ियाँ होती हैं। खासकर ये जो गड़बड़ी हैं वो पैथोलॉजी में ही ज़्यादा मिलती हैं। अब यहाँ इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रबड़ है। जो आईसीआर के दे रहे हैं उनको तो ये चीज़ें रट्टा मारनी ही मारनी है, उनके आईसीआर वालों को तो सभी रट्टा मार रहे हैं इसमें जितने भी नोट्स में है। लेकिन जो राजस्थान वाले हैं उनको ये चीज़ें छोड़ देनी है। इसका केस वही है डालने के पीछे कि अगर आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाता है तब आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, अदरवाइज इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खासकर रबड़ वाला और जो रिमेनिंग पार्ट होगा। इसके बाद फिर एक टर्म इसी में आता है क्वारंटाइन का। मतलब अभी तक अपने डिजीज़ वाला पार्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, अब उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड है कि आखिर ये जो बीमारियां हैं, जो फंजाई है, वायरस है, बैक्टीरिया, इन्हें कैसे रोका जाए। तो रोकने के एक तो वो तरीके हैं जो अपन ने एंटोमोलॉजी पढ़े थे कि अगर आपके यहाँ कोई खेत में अगर डिजीज़ लग चुकी है तो उसे कंट्रोल करने का तरीका है या तो आपका सिल्वीकल्चरल है, पैथोफिजियोलॉजिकल है, मैकेनिकल है या केमिकल है। तो जो 4 मेथड चलते हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, यहाँ पर एक 5वां मेथड जेनेटिकल भी आ जाता है। अब ये तो रहा अपने देश के अंदर वाले। अगर देश के बाहर से जो डिजीज आते हैं उनको क्या किया जाए? देखो जब ब्रिटिश वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, तब क्या हो रहा था, आपके यहाँ जैसे आलू है वो कहाँ से, साउथ अमेरिका से लेके आ गए, तो उस टाइम पे दर इधर से उधर प्लांट मूव कर रहे थे। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कोई ऐसा प्लांट, जैसे आपने बिल्ली का, कैट का सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं हुआ करती थी, वो खरगोशों की स्टोरी सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं हुआ करते थे, बाद में खरगोश एक गलती से छूट गया और पॉपुलेशन ही बढ़ गई वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म जब कहीं दूसरी जगह पहुँच जाता है, वहाँ पर उसका कोई नेचुरल एनिमीज नहीं होता है, तो वो वहाँ दर ग्रो करता है, और इसका रिजल्ट होता है कि वो वहाँ के नए वाले इन्वायरमेंट के पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स करने की कगार पर खड़ा कर देता है। तो इस टाइप की चीज़ें जब हमें समझ में आई तो यहाँ पर एक सिस्टम खड़ा किया गया, इसे बुलाया गया क्वारंटाइन। अब क्योंकि प्लांट को करते हैं तो इसे बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम। इसमें कोई पैथोजन जब बाहर से अंदर आता है तो पहले क्वारंटाइन डिपार्टमेंट के अंदर से ही होके जाता है। अब आजकल हम क्वारंटाइन बहुत टर्म सुन रहे हैं, कोरोना ने क्वारंटाइन लगभग हर घर तक पहुंचाती है, तो ये टर्म तो वैसे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली क्वारंटाइन करते कैसे हैं कि जैसे आप बाहर से कुछ सामान मंगाते हो, जैसे आपने कोई फूड का मंगाया है, आपने कभी सुना होगा कि इंडिया के जो मैंगो है वो यूरोप में एंट्री बैन कर दी, यानी कि उन्हें फाइटोसैनिटरी मेजर्स लेकर के मैंगो को बैन कर दिया। तो इसी टाइप के क्यों मिला? क्योंकि उनमें वहाँ फ्रूट फ्लाई मिल गई थी, फ्रूट की जो मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई, वो उन्हें मैंगो के साथ मिल गई। उन्हें डर ये था कि ये फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, इसलिए उन्होंने उसे बैन कर दिया। तो वो किया क्या जाता है कि जब हम मैंगो को पैकिंग करते हैं तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें हटा देते हैं। तो क्वारंटाइन का काम यही है। हमारा क्या होगा कि जैसे शिपिंग है, मान के चलो बड़े बड़े शिप्स ही आते हैं, 95% तो उसी से आता है। तो यहाँ पर शिपिंग वालों के पास एक अलग से ही चैम्बर बने होते हैं,
जब भी कोई शिप जो है वो सामान लेके आता है, आप जब भी कुछ बाहर से मंगाते हो तो सबसे पहले वो माल आकर के यहाँ क्वारंटाइन में रख दिया जाता है, खासकर जो फूड वाला मटेरियल, इनकी पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन से को क्वारंटाइन में रखेंगे। तो वो यहाँ पर अगले 7 दिन या 10 दिन पड़ा रहेगा, सपोज 10 डेज पड़ा रहेगा। तो उससे होगा क्या, और यहाँ पर वो एक्सरे वगैरह की चीज़ें, वहाँ पर एक्सरे वगैरह रेडिएशन का इम्पैक्ट कर देते हैं, जिससे अगर ये छोटी मोटी चीज़ें हो तो वो वहाँ नष्ट हो जाए। इसका पर्पज़ यही है कि जो भी बाहर से अगर कुछ गलती से आ गया है तो वो इसी चैम्बर में ख़त्म हो जाए, वो देश में इंटर ना कर पाए, क्योंकि एक बार अगर इंटर कर गया तो फिर उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसके चक्कर में फिर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स कर लिया है, जैसे कि सबसे पहले तो जो जो भी आपके पास सामान आया उसको हम क्वारंटाइन करेंगे, वो तो क्वारंटाइन तो करना ही करना है। अब अगर मान के चलो सामने वाली कंट्री जब सामान भेजती है तो उसको एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ, हम जो सामान आपको भेज रहे हैं ये पूरी तरह से क्लीन है, मतलब हमारी तरफ से कोई इसमें इंसेक्ट पेस्ट जैसी चीज़ें नहीं हैं, हम 100% आपको सैनिटाइज करके दे रहे हैं। तो इसका सर्टिफिकेट होता है। अब अगर ये सर्टिफिकेट तो लेके आ रहा है कि भाई बिल्कुल क्लीन है, हो सकता है कहीं करप्शन कर दिया हो, और अगर ये अपने यहाँ आ गया और अपने यहाँ उसमें मिल गया तो फिर अपन लोग क्या कर देंगे कि ये कंट्री वाले हैं, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, उन पर लगा देंगे बैन। बैन करना यानी कि एम्बार्गो करना। यहाँ पर वो एग्जाम्पल वो वही है कि यूरोपियन यूनियन ने जो इंडियन मैंगोज हैं उन पे बैन लगा दिया था, क्योंकि उनमें फ्रूट जो फ्लाई थी, फ्रूट फ्लाई जो थी वो मिल गई, क्योंकि ये जो यूरोप में जो सलाद की जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज पहुंचा सकती थी। तो इस टाइप से हम फिर जैसे बैन लगा दिया, उसको बैन या एम्बार्गो बोलते हैं। अब ये बैन आप किस मेजर्स पे करते हो, ये जो सर्टिफिकेट जो है इस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ठीक है, हर प्लांट कंट्री उसको इस टाइप से मॉडिफाइड करता है। तो फाइटोसैनिटरी मतलब ये प्लांट है वो बिल्कुल साफ़ है, एम्बार्गो या बैन और क्वारंटाइन, ये 3-4 टर्म है, इन्हें ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर जो रूट रॉट डिजीज़ है उन पर कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि कई सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा है जो सॉइल इनहिबिटिंग फंजाई है। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली एमपी का ही है 2011 पे, कि पूछा था कि सॉइल इनहिबिटिंग फंजाई कौन सा है। तो अब अपने को क्या है कि अपने रूट रॉट के पढ़ रखे हैं, डंपिंग ऑफ के पढ़ रखे हैं, तो ये सब कहाँ है, सबके सब ज़मीन में है। जैसे फ्यूजेरियम है, गैनोडर्मा है, फॉर्म्स है, आर्मिलेरिया है, तो उन्हें सीधा सीधा दे रखा था, उसमें गैनोडर्मा अपन को मिल गया। ये 4-5 याद कर लो, इन्हीं में से आ जाते हैं। इसके बाद डिजीज़ के कंट्रोल के ये जो फिजिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, और अपना जेनेटिकल यानी कि रेजिस्टेंट ब्रीड को लगा देना, तो ये आ जाते हैं। अगर इन्हें तो अपन को पता ही है। यहाँ पर अगर बायोलॉजिकल बात की जाए तो जैसे कि ये कॉनिफर्स है, उनमें जो स्टम्प है उसमें अक्सर फॉर्म्स एनोसस जो फंजाई है वो ग्रो कर जाता है, जो इनको रूट रॉट करती है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म्स एनोसस की जगह पेनिफोरा जाइजेंटिया है, इसको लगा देते हैं। ये फंजाई क्या करती है, एक तो इसको कॉम्पिटिशन करके इसे हरा देती है, मतलब इसे नष्ट कर देती है। दूसरा ये क्या करती है कि फंजाई यहाँ पर इसके बाहर के जो सेलुलोज है उसी पे तो अटैक करेगी, तो ये क्या कर देती है कि ये उसके सेलुलोज पे पहले से अटैक करके सेलुलोज पहले से ख़त्म कर देती है। ये फायर लाइन की तरह काम करती है, पहले तो उस एरिया में जा कर के सेलुलोज ख़त्म कर देगी। दूसरा, जैसे ये आ गई तो बोलेंगे आओ हवेली पे, और इसको नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर डिजीज़ वाला जो मुद्दा था अपना, यानी कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी है, वो ख़त्म हो चुका है। अब अपना कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं, जो अपने यहाँ सिलेबस में कवर नहीं किए हैं। इनका कोई ख़ास मतलब नहीं है, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अपने लिए, बस पर्पज़ ये है कि थोड़ा बहुत कभी इधर उधर क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा एक आइडिया रहे आपको। जैसे यहाँ पर पूछा कौन है नॉन इंसेक्ट पेस्ट, कौन सा है जो इंसेक्ट नहीं है। तो आपने जो इंसेक्ट पढ़े थे जैसे डिफोलिएटर है, बोरार है, ग्रेंडर है, ये सब क्या है, कीड़े वगैरह हैं जो आर्थ्रोपोड्स के सदस्य हैं, इन्हें अपने फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में पढ़ा था। ये जो नेमाटोड है, गूगल कर लेना है, ये जो नेमाटोड है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपना केचुआ होता है, ज़मीन के अंदर रहता है और नेमाटोड है, और ये डिजीज़ नीचे रूट खा जाता है, रूट रॉटिंग वगैरह उनमें डिजीज़ करता है, खासकर प्लांट के अंदर घुस जाता है। जैसे अपनी पैथोलॉजी में पढ़ते हैं नेमाटोड को, प्लांट के अंदर घुसकर विल्टिंग वगैरह क्रिएट कर देता है। फंजाई की तरह ये एक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये
नेमेटोड जो है वो तो कोई इंसेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर फुट रॉट डिसीज इन खमीर, मेलाना आर्बोरिया में फुट रॉट कौन करता है? ये फुट रॉट का मतलब पेड़ है तो उसके फुट तो होते नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो बट है, बट रॉट कौन कर रहा है? इसका मतलब वो बट या रूट वाले पार्ट से है। तो क्योंकि अब यहाँ पर आप ये देखो कि कौन सा करेगा। कई बार ऐसा होता है कि अपन को क्वेश्चन के आंसर पता नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि फ्यूजेरियम सोलेनाई अलग है, ओलिविया टेक्टोनिया ये लीफ में रेस्ट कर रहा है, फ्यूजेरियम सोलेनाई है एक, ये हो सकता है फ्यूजेरियम सोलेनाई। यूरिडो इसका कोई मतलब नहीं है। एक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो यहाँ आपके पास फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम और फ्यूजेरियम सोलेनाई दो चीज़ें हो सकती थी, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपका आंसर होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर आप सबको पता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीस्पोरियम है। वैसे इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सोलेनाई है या ऑक्सीस्पोरियम, तो जो भी आ जाए आपको, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर जो भी आ जाए लगा दो। अब यहाँ तक जो अपनी फॉरेस्ट पैथोलॉजी है, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डिजीज़ जो बताई गई हैं वो केवल वही है जो मोस्ट कॉमन है और अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज इसका पूरा अलग सिस्टम है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं।